बहुत नॉइज है सर, बहुत ज्यादा। हर कोई बहका रहा है लोगों को, मतलब सारे सर्च इंजन को उल्टे सीधे लोगों ने हाईजैक किया हुआ है, ब्लैक हैट एसईओ और ये सब करके। सारे यूट्यूब पे आपको कोई ढंग का फाइनेंस प्रोफेसर, कोई सेबी क्वालिफाइड एडवाइजर नहीं मिलेगा। आई थिंक पर्सनल फाइनेंस में जो ज्यादा जरूरी है वो ये, रादर देन इन्वेस्टिंग फाइनेंस में कि क्या करना है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं करना है। सेबी को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इन लोगों से डील करने में ये होता है कि अगर कोई आपको नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप टेलीग्राम मैसेज भेज रहा है, मैं उसमें फंसता हूँ और मेरे साथ स्कैम होता है और मैं सेबी के पास जाता हूँ, तो सेबी बोलता है लेकिन किया किसने, मुझे ये तो बताओ। ये सबका रूट कॉज क्या है? ये सबका रूट कॉज ये है, हमें लगता है कि रैंडम कोई टेलीग्राम मैसेज से हमको महीने का 5% रिटर्न मिल सकता है। अगर मिल सकता है तो वो तेरे से फीस क्यों ले रहा है? अगर महीने का 5% रिटर्न बनता तो मैं 100 रुपए से भी शुरुआत करता ना, तो कुछ सालों में मुकेश अंबानी से ज्यादा अमीर हो जाता। आज के टाइम में लोग पैसों को लेकर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मुझे ये समझना है कि आज के दौर में बजटिंग जो है ये कितना इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। What you do depends less on हमारा मोटिवेशन या डिसिप्लिन एंड मोर ऑन द सिस्टम्स यू क्रिएट, जो एटॉमिक हैबिट्स में है। लेट्स से एक पर्सन है जो 30-40,000 50,000 कमा रहा है, इन्वेस्टमेंट जर्नी उसने अब तक शुरू नहीं किया है इन्वेस्टिंग, तो उसकी शुरुआत किस तरह से होनी चाहिए? कि 86% रिटायर्ड लोग ये रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने रिटायरमेंट के लिए इनफ सेविंग्स नहीं की। लेकिन मुझे ऐसा पसंद है कि हर गोल के लिए एक सेपरेट एसआईपी हो। 4 गोल है तो 4 एसआईपी चले, तो ये 5 स्टेप्स अगर किसी ने कर लिए तो हो गई फाइनेंशियल प्लानिंग। बस। तो बहुत कॉमन मिस्टेक्स क्या है, फाइनेंशियल कॉमन मिस्टेक्स जो आप देखते लोग करते हैं? तो किसी के पास होते हैं 100 म्यूचुअल फंड्स, पैसा आ जरूर रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है, और हम सोचते हैं कि हाथ दिखा के या नीलम पहन के सॉल्व होगा। तो बिगेस्ट फाइनेंशियल मिस्टेक एनीवन कैन मेक इज कि वो अपने महीने के फिक्स्ड खर्चे बढ़ा ले, उससे खराब कुछ नहीं हो सकता। Are you in favor of keeping credit card or not? Should a normal person should have multiple saving account also? कि यार वो आईपीओ ला रहा है क्योंकि उसको पैसा चाहिए और तुम खुशी खुशी दे रहे हो उसको, उसके घर वाले पैसा नहीं दे रहे इसलिए उसको आईपीओ लाना पड़ रहा है। तो हेडिंग क्या आती है? इन्वेस्टर्स हुए मालामाल या इन्वेस्टर्स बने करोड़पति, आईपीओ ने एक दिन में दिया 100% का रिटर्न। इन्फ्लुएंसर और कई अनरिलायबल मीडिया की ये हेडलाइन होती है। वो ये नहीं बताते तो जब मार्केट में 5-6 हजार कंपनियां अवेलेबल हैं एंड आई एम स्पॉइल्ड फॉर चॉइस और मेरे को मेरे पोर्टफोलियो में 20 कंपनियां चाहिए, आई एम नॉट फाइंडिंग अ रीजन टू इन्वेस्ट, आई एम फाइंडिंग अ रीजन नॉट टू इन्वेस्ट। तो हम स्टॉक मार्केट में हीरो बनना चाहते हैं। हमको चाहिए एक ऐसी कंपनी जो किसी ने ना सुनी हो, हमको चाहिए एक ऐसी कंपनी जो दुनिया बदल रही हो। हेलो दोस्तों, रेडियो बुक्स क्लब के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही खास है क्योंकि आज हम पैसों के बारे में बात करने वाले हैं। और हम ये बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी सैलरी को मैनेज करें, बिजनेस के पैसे को मैनेज करें, कैसे पर्सनल फाइनेंस का ध्यान में रखें, कैसे अपनी बजटिंग बनाएं, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम कर्जे में ना डूबें, एक सही फाइनेंशियल डिसीजन लें, ताकि हम अपने जीवन में इन्वेस्टमेंट के माध्यम से या अलग अलग तरीकों को यूज करते हुए कभी भी फाइनेंशियल डेब्ट के नीचे ना आए और लाइफ में हमेशा वेल्थ को क्रिएट कर सके। तो आज उसी के बारे में डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसे पर्सन है जिनको मिलियंस ऑफ लोग यूट्यूब पर फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग उनको चाहते हैं। लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट मैं इनकी नॉलेज का फैन हूँ। जिस तरह से इन्होंने आज तक अपना कंटेंट क्रिएट किया है, तो मैं हमेशा ये समझता हूँ कि बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही ग्राउंडेड है, और जिस तरह से ये लोगों को हेल्प करना चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रंट पर, ये बहुत ही रिमार्केबल है। तो प्रांजल भाई, आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सालों से मैं आपके वीडियोस देख रहा हूँ, और आप जिस सहजता से फाइनेंस को, मनी को एक्सप्रेस करते हैं, मुझे शायद डाउट है कि शायद कोई और यूट्यूब पर करता होगा। ज्यादा आता नहीं है ना सर। और जैसा मैं स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे सब कुछ समझ में बहुत देर से आता था। स्कूल में बिलो एवरेज, लॉ स्कूल में फेल हो गया था मैं, तो मेरे को तब तक कुछ समझ नहीं आता जब तक कोई बहुत अच्छे से अपनी सारी स्किल यूज करके समझाए ना। तो मैं वीडियो में ये सोचता हूँ कि मैं ऐसे समझाऊं कि मेरे को समझ में आ जाए, और मेरे को बहुत देर से समझ में आता है। ओके, बट आई थिंक शायद यही कारण है कि मिलियंस ऑफ लोग आपको फॉलो करते हैं और इतना प्यार करते हैं आपको। और आई थिंक बहुत दिनों से हम वेट कर रहे थे कि आपसे कभी मुलाकात हो और हम पॉडकास्ट करने का मौका मिले। थैंक यू फॉर कंसिडरिंग मी वर्दी। थैंक यू सो मच। तो एक्चुअली क्या है ना, देखिए, आज के दौर में मनी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीबडीज लाइफ। आई थिंक एक मिडिल क्लास आदमी के लिए तो सब कुछ सबसे पहले पैसा ही होता है, वो उसी दौड़ में लगा रहता है। लेकिन इस दौरान वो बहुत सारी गलतियां करता है, और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा देखा गया है कि लोग आज भी फाइनेंशियल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे। पीपल आर नॉट लर्निंग, और इफ़ दे आर लर्निंग एट ऑल, दे आर लर्निंग फ्रॉम सो मेनी सोर्सेज, तो उनका ऑथेंटिसिटी गायब हो चुकी है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज ही रहते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं आज के पॉडकास्ट में, अगर हम किसी तरीके से लोगों को ये समझा सकें कि
पहला आप पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से करनी चाहिए ताकि आप, चाहे आप कम पैसे कमाते हो फिर भी आप सही डिसीजन लेके कहीं तक तो फंसो ना। दूसरा, आप अपने आप को एक थोड़ा वेल्थ बिल्डिंग की तरफ, इन्वेस्टमेंट की तरफ लेकर जा सको। तो उस ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। फैंटास्टिक, अमेजिंग। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आज के दौर में जब आप देखते हैं तो ये गैप क्यों है कि लोग सीख नहीं रहे हैं या सीखना नहीं चाहते हैं? बहुत नॉइज है सर, बहुत ज़्यादा। हर कोई बहका रहा है लोगों को। मतलब मैंने शुरू किया था, मुझे अच्छे से ध्यान तो नहीं है, शायद 2012 के आसपास। ओके। और मैं लकी था कि अगर तब आप ढूंढोगे फाइनेंस या इन्वेस्टिंग तो थैंकफुली गूगल में वॉरेन बफेट ही मिलेंगे और कुछ मिलेगा ही नहीं। वाह, ओके। तो हालांकि नॉट एवरीथिंग वाज एक्सेसिबल, लेकिन जो एक्सेसिबल था वो सही चीज थी। आज कोई पर्सनल फाइनेंस किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में चला जाए, इन्वेस्टिंग या गूगल में, वो सही इंसान तक तो पहुंच ही नहीं सकता। मतलब सही इंसान में 100 में से एक पहुंचेगा, वो बहुत लकी हो गया। सारे सर्च इंजन को उल्टे सीधे लोगों ने हाईजैक किया हुआ है, वो क्या बोलते हैं, ब्लैक हैट एसईओ और ये सब करके। सारे यूट्यूब पे आपको कोई ढंग का फाइनेंस प्रोफेसर, कोई सेबी क्वालिफाइड एडवाइजर नहीं मिलेगा। पता नहीं कैसे कैसे क्लिकबेट वाले लोग मिलेंगे जो फाइनेंस को एक प्रोडक्ट की तरह मार्केट में बेच रहे हैं। ये हैक, वो हैक। मैं देखता था कि जब मैंने पर्सनल फाइनेंस शुरू किया था तो बात की जाती थी कि कैसे एक आम इंसान अपने 60s में रिटायर होता है, तो अगर अच्छी पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग की जाए तो आप लेट 40s या अर्ली 50s में रिटायर हो सकते हो। और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 7-8 साल पुरानी बात है। आजकल कंटेंट बनता है हाउ टू रिटायर इन योर 20s। भाई तू काम शुरू तो कर ले पहले, शुरू होने के पहले रिटायरमेंट। और मैं बोलता हूं एक तो ये हो नहीं सकता, लेकिन मैं बोलता हूं कोई 1000 में एक, लाख में एक होता है जिसको सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाती है, तो वो जल्दी फाइनेंशियली रिटायर हो भी सकता है। आजकल लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 साल, तू रिटायर हो रहा है 30 में, तो 50 साल करेगा क्या? रिटायर होना क्यों है? क्यों ना हम काम ऐसा करें कि रिटायर होने का मन ही ना करें। तो मैं तो आई एम थोड़ा कॉन्ट्रेरियन टू मेन स्ट्रीम विचार कि ठीक है, आपको पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए ताकि बुढ़ापे में आप सड़क पे ना आ जाओ और कोई बीच में अनहोनी हो जाए, कोई मेडिकल कुछ हो जाए, आपके घर में अर्निंग मेंबर की मृत्यु हो जाए तो परिवार पे कुछ प्रॉब्लम ना हो। ये 2 कारणों से तो पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए। ये 2 कारणों से जरूरी है। इसलिए नहीं होनी चाहिए कि what you are doing is miserable and you don't want to do it। तो फिर आप जिंदगी में करोगे क्या? Then your problem is, अगर आप अपनी नौकरी से, जॉब से, बिजनेस से खुश नहीं हो तो उसका सॉल्यूशन रिटायरमेंट नहीं है, उसका सॉल्यूशन है जॉब स्विच। सुपर्ब। तो हम गलत प्रॉब्लम को गलत तरीके से डील करने की कोशिश करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम पहले तो एक फ्रस्ट्रेटेड जॉब में काम करेंगे हफ्ते के 5 दिन, फिर फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट नशे में डूब जाएंगे उसको भुलाने के लिए, और पागलों जैसे शोर में नाचेंगे। ये कैसी जिंदगी? मेरे को मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है, बिकॉज आई कैन सी कि ये क्या हो रहा है और अब कैसे हम ट्रैप में फंसे हुए हैं। कहने को लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, लाख से 2 लाख रुपए बड़े शहरों में सैलरी आम बात है आजकल, लेकिन उसमें से हम बचाते कितना है? बच नहीं पाता, क्योंकि हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं। जब हम स्ट्रेस में हैं तो हम अपने आप को नंब करने के लिए सब कुछ करते हैं, पार्टीज, नशा, वो इम्पल्स शॉपिंग, और ये सारी चीजों से पैसा बच नहीं पाता है। तो आई थिंक पर्सनल फाइनेंस में जो ज्यादा जरूरी है वो ये, रादर देन इन्वेस्टिंग फाइनेंस में कि क्या करना है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं करना है। और आई थिंक ये बहुत सारी फील्ड्स में ये उतना ही जरूरी होता है कि हम ये आइडेंटिफाई करें कि क्या नहीं करना है, क्योंकि फिर जो बचता है वो मोस्टली सही ही होता है। तो पर्सनल फाइनेंस में ये आजकल बहुत गड़बड़ होती है। मैं जो आज इस फील्ड में एज अ कंज्यूमर जो घुस रहे हैं, मेरे को उनके लिए ये बहुत डर लगता है कि बहुत ज्यादा नॉइज है। कोई नाच के फाइनेंस सिखा रहा है, कोई एक्टिंग करके फाइनेंस सिखा रहा है, एंड आई एम नॉट अगेंस्ट इट। अगर किसी को डांस करना या देखना पसंद है, किसी को कॉमेडी पसंद है, किसी को एक्टिंग पसंद है, तो आप देन गो एंड वॉच द बेस्ट कोरियोग्राफर ना, बेस्ट डांसर को देखो। आपको कॉमेडी पसंद है तो आप कॉमेडी कंटेंट कंज्यूम करो, एक्टिंग चाहिए तो एक्टिंग उसको फाइनेंस के साथ मिक्स क्यों करना है? क्योंकि आपको एंटरटेनमेंट मैं भी कंज्यूम करता हूं, लेकिन देन गो टू द बेस्ट सोर्स। हर चीज के हम बेस्ट सोर्स
को कंज्यूम क्यों नहीं करते? जैसे कई बार मतलब मेरे को ये प्रॉब्लम है ओवरऑल कि हम ज्योतिषी से मेडिकल एडवाइस लेते हैं, है ना, हम एक्टर से फाइनेंस एडवाइस लेते हैं, तो हम प्रोफेशनल्स के पास क्यों नहीं जाते? दे एग्जिस्ट फॉर अ रीजन, उनके पास एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशंस हैं। तो जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट है, खास करके हेल्थ, लीगल मैटर्स एंड फाइनेंशियल मैटर्स, ये 3 ऐसी चीजें हैं जहां प्रोफेशनल्स का रोल बहुत ज्यादा है, इसको मिक्स नहीं करना चाहिए। वाओ वाओ वाओ। और आई थिंक ये तो आपने बोला हेल्थ, फाइनेंशियल एंड लीगल मैटर्स, एक्चुअली अगर अनटिल अनलेस यू हैव एक्सपर्ट विद यू, कोई तो डुबाई देगा आपको वरना। हाँ जी, बिल्कुल, हाँ जी। ओके ओके, बट आई थिंक बहुत वैलिड बात बोली, क्योंकि आज के टाइम में तो लोग जो सिखा रहे हैं वो एंटरटेनमेंट के माध्यम से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने ये भी बहुत अच्छी बात बोली कि शायद दे आर नॉट क्वालिफाइड इनफ टू टीच ऑल्सो। मतलब वो कहीं से सीख के आपको बता रहे हैं, कहीं से सीख कर आपको बता रहे हैं, बहुत शॉर्ट टर्म थॉट के साथ, विच इज फाइन। मतलब अगर वो कहीं से सीख के भी सही चीज बताएं तो इट इज फाइन, स्टिल गुड। ओके। हाँ। लेकिन होता क्या है कि अगर आपने अपनी ऑडियंस ऐसी बना ली है जो आपसे एक्सपेक्ट कर रही है सम ड्रामेटाइजेशन, तो देन आप भी उस एल्गो के अगेंस्ट जा नहीं सकते। आप सीरियस बैठ के कुछ गंभीर बात कर नहीं सकते, बिकॉज आपके एल्गो की, आपकी ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन अलग है। तो दैट इज माई प्रॉब्लम विथ कि जब आप इस तरह की एक्टिविटीज से फाइनेंस सिखाते हो कि आप खुद भी उस ट्रैप में फंस जाते हो, और एज अ क्रिएटर आप भी फिर निकल नहीं सकते। योर ऑडियंस विल नॉट अलाउ दैट। आज के टाइम में जैसे सेबी बहुत कंट्रोल करने लगा है कंटेंट क्रिएटर्स को भी। डू यू थिंक उससे थोड़ा सा हेल्प होगी कि कोई भी कुछ नहीं बोल, ऐसे कोई भी कुछ भी प्रमोट नहीं कर सकता है, कुछ भी बात नहीं कर सकता, ऐसा है क्या? अब मैं रेगुलेटेड हूं तो मुझे फील नहीं हुआ कब ऐसा कि कुछ बहुत ज्यादा बंधन फील हो रहा है, अभी तक तो ऐसा नहीं लगा। और जो सेबी ने किया है इट्स वेरी स्मार्ट। तो कभी कभी रेगुलेटर मेक्स वेरी स्मार्ट डिसीजन। अब होता क्या है कि फाइनेंस कंटेंट को रेगुलेट करने में प्रॉब्लम ये आता है कि अगर कोई इंस्टाग्राम पे आके कंटेंट बना रहा है, चाहे किसी भी चीज पे बना रहा है, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मैं जिस चीज के बारे में बोलना चाहूं बोल सकता हूं, और कोई मुझे रोक नहीं सकता। सेबी भी रेगुलेट नहीं कर सकता ऐसे लोगों को। सेबी तब रेगुलेट कर सकता है जब आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे कमर्शियल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब उसके बदले पैसे ले रहे हो। जब तक पैसे नहीं ले रहे हो, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हो, दैट्स डेमोक्रेसी। तो सेबी ने बहुत स्मार्ट प्ले ये किया, उसने बोला कि ठीक है, मैं डायरेक्टली इन्फ्लुएंसर को तो रोक नहीं सकता, लेकिन इन्फ्लुएंसर जिनसे पैसा कमा रहा है वो कौन है? वो रेगुलेटेड प्लेयर्स है। तो एक इन्फ्लुएंसर कैसे पैसे कमाता है? ब्रोकर से ब्रोकरेज कमा सकता है, किसी प्लेटफॉर्म से कुछ कमा सकता है, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस से कमा सकता है। ये प्लेयर्स रेगुलेटेड प्लेयर्स हैं। तो सेबी ने ये कहा इन रेगुलेटेड प्लेयर्स को कि तुम किसी भी ऐसे कंटेंट क्रिएटर से एसोसिएट मत करो जो हमारे साथ रेगुलेटेड नहीं है। ओके। बिकॉज सेबी कैन रेगुलेट ब्रोकर्स कि तुम अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट मत होने दो किसी अनरेगुलेटेड प्लेयर से। तो कंटेंट क्रिएटर के पास फ्रीडम है कि उसे जो बोलना है बोले, लेकिन उसकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स को सेबी ने इनडायरेक्टली काट दिया। और अब अगर रेवेन्यू स्ट्रीम्स कट जाती हैं तो आपके पास कंटेंट बनाने का इंसेंटिव कम हो जाता है। तो इससे सब कुछ खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ हद तक कम हुआ है। लेकिन इससे ना एक सिर्फ हाफ द प्रॉब्लम डील हुई है। इससे वो लोगों पे थोड़ी लगाम लगी है जो कम से कम सामने आके अपने नाम से, अपनी आइडेंटिटी से कंटेंट बनाते थे। उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा है जो टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में या मैसेज भेज के कुछ भी करते थे। तो जो वर्स्ट ऑफेंडर्स हैं, जो एब्सोल्यूट स्कैमर्स हैं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो अपना नाम वैसे भी पहले नहीं ला रहे थे, वो तो वैसे भी पहले भी रेगुलेटेड प्लेयर्स से कनेक्टेड नहीं थे। वो तो लोगों को स्कैम करके डायरेक्ट अपने अकाउंट में पैसा मंगाते हैं, उन पे कोई असर नहीं पड़ा है। तो माय प्रॉब्लम इज वाइल रेगुलेटर इज राइट, सही डायरेक्शन में है, लेकिन वर्स्ट ऑफेंडर्स बचे हुए हैं और हर कोई फंसा हुआ है। मैं किसी को भी डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर रहा कि सेबी नहीं कर रहा, हर कोई फंसा हुआ है। सेबी के रिसोर्सेज भी स्ट्रेच होते हैं, बहुत सारी प्रायोरिटीज भी हैं, बहुत सारी मार्केट एक्टिविटीज भी हैं। और सेबी को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इन लोगों से डील करने में ये होता है कि अगर कोई आपको नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप, टेलीग्राम मैसेज भेज रहा है और मैं उसमें फंसता हूं और मेरे साथ स्कैम होता है और मैं सेबी के पास जाता हूं, तो सेबी बोलता है लेकिन किया किसने, मुझे ये तो बताओ। अब सेबी इन्वेस्टिगेट तब कर सकता है
जब वो कोई रेगुलेटेड एंटिटी है, वो सेबी के परव्यू में है। लेकिन अगर वो रेगुलेटेड एंटिटी है ही नहीं तो सेबी कुछ कर नहीं सकता। वो बोलता है आप जाओ पुलिस, साइबर पुलिस के पास जाओ, क्योंकि उनके पास पावर है कि साइबर सेल है, फॉरेंसिक्स है, वो पता करेंगे। और पुलिस के पास जाने से पुलिस पहले मर्डर, किडनैपिंग ये सब डील करे कि आपके साथ 20,000 रुपए का स्कैम हो गया वो डील करे। तो आई थिंक, लेकिन अल्टीमेटली ये सबका रूट कॉज क्या है? ये सबका रूट कॉज ये है कि हमें लगता है कि रैंडम कोई टेलीग्राम मैसेज से हमको महीने का 5% रिटर्न मिल सकता है। अगर मिल सकता है तो वो तेरे से फीस क्यों ले रहा है? अगर महीने का 5% रिटर्न बनता तो मैं 100 रुपए से भी शुरुआत करता ना, तो कुछ सालों में मुकेश अंबानी से ज्यादा अमीर हो जाता। दैट्स हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स। तो ये हमारे लालच का प्रॉब्लम है। अगर आप अपने आप को बर्बाद करने पे तुले हो तो कोई ना कोई आएगा और आपका उद्धार कर देगा। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। कोई इसमें कोई बाहर वाली आपकी बहुत मदद कर नहीं सकते। I think it is very, very important. अभी recently, I'm sure you must have heard, एक recent incident हुआ with राज शमानी podcast. एक उनका, अच्छा ओके, तो एक अभी रिसेंट एक पॉडकास्ट हुआ उनके चैनल पर, और उस पर्सन ने ये बोल दिया कि वो ट्रेडिंग से हर महीने 25% प्रॉफिट निकालता है। अगर मतलब मैंने तो वो देखा, वो डिलीट हो गया, होना ही था अभी ये अभी 2-3 दिन पहले की बात, 3-4 दिन पहले की बात है। तो ये मतलब 25% अगर वो साल का भी बोलते तो मुझे डाउट होता। मंथली बोला उसने। आई डोंट नो, आई मीन ये सब हम कंज्यूम कैसे कर लेते हैं और लोग ये बोल कैसे लेते हैं? 25% महीने का रिटर्न, मतलब वो फोर्ब्स 500 की लिस्ट में अभी तक होना चाहिए था। नहीं, एक्चुअली में वही, और अभी तो वो वही चल रहा है। लोग तो ऑब्वियसली पीपल आर मेकिंग लॉट ऑफ वीडियोस, क्योंकि वो पॉडकास्ट ही डिलीट कर दिया गया बहुत सारा। सब अभी 4-5-6 दिन पहले के। अच्छा, मैं बिल्कुल सो आई डोंट कंज्यूम एनी कंटेंट। ओके ओके, ओह या मैं मेरे फोन में, मतलब अभी रिसेंटली तो अब कोई सोशल मीडिया ऐप तो था ही नहीं मेरे फोन में। द लास्ट थिंग दैट आई हैव डिलीटेड इज म्यूजिक स्ट्रीमिंग। तो मैं आई एम अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। तो भाई, व्हाट इज द रीजन? तो आई थिंक ये जो एप्स हैं, ये इनको दुनिया के बेस्ट माइंड्स ने बनाया है, द बेस्ट, यूजिंग द बेस्ट बिहेवियरल इनसाइट्स, और इनका सिर्फ एक एम है कि हाउ डू वी स्पेंड मोर टाइम ऑन देयर एप्स। एंड आई कांट फाइट इट, इट्स डिजाइन साइंटिफिकली, और मुझे विज्ञान के सामने खुद को चैलेंज करने का कोई शौक नहीं है। तो आई थिंक इट्स वेरी एडिक्टिव। मैं अपने आसपास देखता हूँ, इट्स एक्सट्रीमली एडिक्टिव, और मुझे डर लगता है। आई थिंक आई एम अ पर्सन जो कंसिडर करता है कि मेरा विल पावर बहुत कम है, विच इज वाई मैंने कभी चाय कॉफी नहीं पी। मुझे लगता है कि मैंने पी ली तो मुझे लत लग जाएगी। हाँ बिल्कुल, हाँ, चाय कॉफी नहीं पीते आप। तो मुझे मेरे विल पावर पे 0 भरोसा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कंज्यूम करूंगा, और क्या हुआ था आज से कुछ साल पहले जब मैं थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम यूज करता था, तो इट वॉज फंडामेंटली डिफरेंट। इट वॉज अबाउट कि मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं, किसका जन्मदिन है, कौन कहाँ घूम रहा है, किसकी शादी हुई, और आप दोस्तों को मैसेज कर लोगे, प्लान्स बना लोगे, उनके साथ मूवमेंट्स डाल लोगे। बट पोस्ट कोविड एटलीस्ट इंस्टाग्राम तो मुझे पता है कि इट्स नॉट अबाउट माई फ्रेंड्स एंड फैमिली, वो खत्म ही हो गया। नाउ इट्स अबाउट मैन्युफैक्चर्ड कंटेंट जो आपको हुक करने के लिए बनाया गया है। तो उसका पर्पस ही बदल गया। तो अभी माय बिगेस्ट चैलेंज इज कि मैं व्हाट्सएप डिलीट नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ ना कुछ रीजन आ जाता है, कोई लोकेशन भेज देता है, कोई बाहर है देश के तो वीडियो कॉल उसी से हो सकता है, ऑडियो कॉल उसी से हो सकता है। बट द लास्ट हिंड्रेंस इज कि मुझे व्हाट्सएप डिलीट करना है मेरे फोन से। ये बड़ी बड़ा टास्क है, बिकॉज यू हैव बीन रनिंग अ गुड बिग कंपनी आल्सो, लॉट ऑफ पीपल वांट टू कनेक्ट विद यू। नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं, मैं शांति से रायपुर में बैठता हूँ। तो देयर इज अ रीजन कि आई सिट इन रायपुर, आई एम वेरी हैप्पी देयर कि मोस्ट, जैसे मैं कोई अवार्ड फंक्शन नहीं जाता, मुझे चिढ़ है। मैं एक बार गया हूँ और मैंने डिसाइड किया था कि ओके, आई विल नेवर एवर रिसीव्ड एन अवार्ड, चाहे मुझे कोई भी अवार्ड दे, मेरे को नहीं चाहिए। वो ऐसा एक्सपीरियंस था मेरा। मुझे कोई ऐसे फंक्शन में नहीं जाना है, तो मैं वो नहीं करता हूँ। मैं कोई ऐसे फिजिकल नेटवर्किंग इवेंट्स में नहीं जाता हूँ। मुझे लगता है मेरा काम अच्छा है। जैसे अगर मेरा काम ठीक ठाक है तो आपने मुझे मैसेज कर दिया, तो मैं अपना काम करूंगा, जिसको मेरा काम पसंद आएगा वी विल कनेक्ट। और अगर मेरे को किसी की जरूरत है
और अगर मैं जनरली ठीक ठाक काम कर रहा हूँ तो मैं मैसेज करूंगा तो वो मुझे रिप्लाई कर देंगे। हम्म, तो मेरे को कोई नेटवर्किंग का कोई शौक नहीं है, मेरे को कोई पार्टिंग का शौक नहीं है। मैं जैसा मैंने कहा अवार्ड्स नहीं, पॉडकास्ट ऑलमोस्ट नहीं। मैं हर 3-4 महीने में बोर हो जाता हूँ तो ऐसा लगता है चलो किसी से बात कर लें, तो मैं साल में 2-4 कभी कर लेता हूँ। मैं कॉलेज सेशंस बीच में करता था, मैंने अब कॉलेज सेशन जाना बंद कर दिया है, तो मैं कोई कॉलेज नहीं जाता। मुझे लगता है कि अच्छा कॉलेज सेशन के पीछे मुझे लगता है कि मैं मेरा ईगो सेटिस्फाई करने जा रहा हूँ। हम्म, तो क्या है, ये मुझे ना एक एक बार एक क्रिएटर ने मुझे बुलाया उनके शहर, कुछ साल पहले की बात है। एक फिजिकल इवेंट था और मेरे दोस्त हैं तो उन्होंने मुझे बुलाया कि दिन भर के 2-4 सेशन मेरे हैं, एक बीच में 2 घंटे का आपका भी सेशन रख लेते हैं। मुझे लगा ठीक है, उनके घर भी हो आऊंगा, 1-2 दिन रह आऊंगा। अब मैं गया वहां और वहां मुझे दिखा कि जितनी कैपेसिटी थी उस ऑडिटोरियम की उससे ज्यादा लोग आ गए। कुछ लोगों को एंट्री नहीं मिल सकी। कई लोग ऐसे थे कि फ्री था जैसा मुझे ध्यान है, लेकिन ऐसा होता है ना कि मैंने रजिस्ट्रेशन एक का किया, मेरे साथ मेरे 2 कजिन भी आ गए, जो भी था ओवर कैपेसिटी था, तो कुछ लोगों को एंट्री नहीं मिली। उसमें ऑर्गेनाइजर की कोई गलती नहीं है, लेकिन क्या हुआ कि मेरा सेशन सबसे पहले हुआ और करके मैं ऐसे ही बाहर टहलने आ गया, तो मैंने देखा बाहर बहुत भीड़ है, तो मैं लोगों से बात करने लगा। तो कोई बोला कि हम 18 घंटे ट्रेन में बैठ के आए हैं, 24 घंटे ट्रेन में ट्रैवल करके आए हैं, ऐसे भी लोग थे। तो उनसे बात कर करके मुझे समझ में आया कि इस फिजिकल इवेंट का मतलब क्या है। शहर में मेरे बड़े बड़े होर्डिंग्स लग जाएंगे, तो एयरपोर्ट से या रेलवे स्टेशन से जब जो आएंगे तो मेरी फोटोज दिखेंगी, और मुझे ना दिखाना है इंपॉर्टेंस तो मैं 2 बाउंसर भी रख लूंगा, मैं लंबी काली गाड़ी से उतर जाऊंगा, मैं शर्ट पहन लूंगा। ऑल ऑफ दिस सूट्स अ पर्सन जब आप कोई मान लो कोई आर्टिस्ट हो। सो फॉर एग्जाम्पल एक सिंगर को लाइव सुनने का कुछ मजा है। अगर आपको नाटक देखने में मजा आता है तो अ फिल्म कैन नॉट रिप्लेस अ प्ले। उसका एक मजा है। अगर मैं कोई म्यूजिशियन होता, मैं कोई स्टैंड अप कॉमेडियन होता, तो लाइव परफॉर्मेंस का मजा है। मैं ऐसा लाइव इवेंट में क्या बोल लूंगा जो मैं किसी पॉडकास्ट या वीडियो में नहीं बोल सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरा ईगो जरूर सेटिस्फाई हो सकता है कि इतने लोगों ने सेल्फी ले ली, ऑटोग्राफ कर लिया, तालियां बजा ली, ये सब हो सकता है। तो विच इज व्हाई आई डू नो फिजिकल इवेंट्स, कि आई थिंक इट्स मैं उनको इनकन्वीनियंस दे रहा हूँ अपने ईगो के लिए। बट दिस इज अ ग्रेट पर्सपेक्टिव। बहुत अलग है, बट बहुत ही आई थिंक या मैं आलसी हूँ, मेरे को रायपुर पसंद है, मेरे घर वाले पसंद है, मेरी लाइफ पसंद है, सो या प्रॉब्ली। और बट यू आर ग्रेट एट व्हाट यू डू। थैंक यू। वो बहुत अच्छी बात है। एक ही चीज आती है और मुझे कुछ नहीं आता। तो एक ही चीज आती है। आई थिंक आप 8-10 साल एक ही चीज दिन में 10 घंटा करो तो आप कितने भी बिलो एवरेज हो, यू गेट गुड एट इट। फैंटास्टिक, ओके, सुपर्ब। अब एक वापस से उन्हीं सवालों पर आते हैं, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग था आपको सुनना इन सब चीजों के बारे में। आज के दौर में ऑब्वियसली आई सी लॉट ऑफ पीपल, जैसे आई ऑल्सो टॉक अबाउट लॉट ऑफ मैनिफेस्टेशन, उसके आसपास मैं बहुत बात करता हूँ। और ठीक है। मैनिफेस्टेशन में मेरे पास एक बहुत कॉमन सवाल आता है, वो है मनी। पैसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पीपल वांट टू मेक मनी, बट manifestation is all different understanding that you need to be positive, how you treat money, learn money and all that. तो मतलब उससे एक चीज समझ में आई कि आज के टाइम में लोग पैसों को लेकर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके। है ना? तो मुझे ये समझना है कि आज के दौर में बजटिंग जो है ये कितना इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। लोग इसको इतना लाइटली लेते क्यों हैं? पीपल डोंट वांट टू नोट कि क्या कर रहे हैं, क्या कहाँ पैसा जा रहा है, मतलब वो बस चल रहा है। अब मैं इसमें दूसरों को क्या बोलूं। मुझे तो बड़ा बोरिंग लगता है बजटिंग, मुझे लगता है प्रैक्टिकल नहीं है। ओके। आई थिंक बजटिंग एक बहुत सिंपल हैक है, किसी की भी बजटिंग हो जाएगी। कि आप अपनी एसआईपी उस दिन की एक्टिवेट कर लो जिस दिन सैलरी आती है, तो जिस दिन सैलरी आई उस दिन ही जितना इन्वेस्ट करना है हो गया, खुद हो गई बजटिंग। इतनी तो है। आई थिंक अगर आपकी महीने की इनकम 50,000 है और आपने एक गोल बना रखा है कि मेरे खर्चे 30-35 हज़ार हैं, हर महीने मुझे 10,000 रुपए म्यूचुअल फंड में डालने हैं, तो महीने भर बैठ के नोट कर रहे हैं कितना बचा क्या बचा। इट्स अ वेरी बोरिंग वे टू लिव लाइफ। उससे अच्छा जिस दिन सैलरी आती है अगले दिन ही 10,000 रुपए डाल दो, अब 40,000 बचे, अब उसमें आपके 30-35 खर्चे होने हैं, बाकी 5-10 हज़ार का जो करना है करो, हो गई बजटिंग।
तो आई थिंक बजटिंग बहुत सिंपल है ओके कि पहले इन्वेस्ट करो फिर स्पेंड करो, दैट्स बजटिंग। ओके रादर देन पहले स्पेंड कर रहे हैं फिर नोट कर रहे हैं फिर बचा रहे हैं, वो कभी बचना नहीं है। वो हम रैशनलाइज कर लेते हैं कि नहीं बस इस महीने 1 महीने और कर लेंगे, अगले महीने थोड़ा और बचा लेंगे। आई थिंक वॉट यू डू डिपेंड्स लेस ऑन हमारा मोटिवेशन या डिसिप्लिन एंड मोर ऑन द सिस्टम्स यू क्रिएट। तो जो एटॉमिक हैबिट्स में है कि आपका एनवायरनमेंट और आपके सिस्टम्स ये ज्यादा डिफाइन करते हैं कि हाउ योर डे गोज एंड हाउ योर मंथ गोज। तो आई एम अ बिग बिलीवर इन दैट कि अपने मोटिवेशन पे डिसिप्लिन पे कम रिलाई करके अपने सिस्टम्स पे ज्यादा रिलाई करते हैं। इसको थोड़ा डिटेल में बताइए ना प्लीज, सिस्टम रिलाई करने का मतलब। इतना ही आता था मुझे, बट ठीक है। ओके, तो जैसे अगर मुझे जो मैंने सोशल मीडिया वाली बात कही कि अगर मुझे सोशल मीडिया कंज्यूम नहीं करना है तो मैं रेजोल्यूशन लेता रहूं कि मुझे नहीं करना है, से होगा नहीं। वो होगा ऐसे कि मैं मेरी वाइफ को बोलूं कि पासवर्ड इसका बदल दे और तू मुझे मत बता, और मैं फोन से डिलीट कर दूं। अब ये सारे जो एप्स हैं, ये जब आप वेब ब्राउजर से यूज करते हो तो मजा नहीं आता, मजा नहीं आएगा तो कम यूज करोगे। तो एक सिस्टम डिजाइन हो गया कि इससे एडिक्ट ना हो। वैसे ही पर्सनल फाइनेंस में अगर मैं सोचूंगा कि मैं बचाऊं ज्यादा तो मैं बचा नहीं पाऊंगा। हर तरफ एवरीवन वांट्स योर मनी। आप ओटीटी एप्स ले लो, स्ट्रीमिंग एप्स ले लो, कपड़ों की दुकान, खाने की, ट्रैवल की, सुबह से लेकर रात तक हजारों लाखों कंपनियां का एक मिशन है कि वो आपसे आपका पैसा ले लें। तो वो तो आपसे ले लेंगे अगर आपके पास होगा, तो रखो ही मत। जिस दिन आया उस दिन म्यूचुअल फंड में डाल दो। फिर आप एक एक्स्ट्रा पिज्जा के लिए म्यूचुअल फंड रिडीम नहीं करोगे। वो सिस्टम आपने ऐसा बना लिया। तो आई थिंक इफ यू कैन रिलाई मोर ऑन योर सिस्टम्स रादर देन बजटिंग, इट विल हेल्प मोर। इन्वेस्ट फर्स्ट, स्पेंड लेटर। फैंटास्टिक। अरे ये बहुत गोल्डन लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है। अब जब आपने कहा कि व्हेन लेट्स से एक पर्सन है जो 30-40 हज़ार 50 हज़ार कमा रहा है, इन्वेस्टमेंट जर्नी उसने अब तक शुरू नहीं किया है इन्वेस्टिंग, तो उसकी शुरुआत किस तरह से होनी चाहिए? हाँ, ये तो बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले तो अगर उनके डिपेंडेंट्स हैं तो एक टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, स्टेप 1। ओके। आपकी सालाना आय का 15 गुना के आसपास होना चाहिए वो। ओके। तो अगर कोई 10 लाख रुपए कमाता है तो 1.5 करोड़ के आसपास का उनको टर्म प्लान लेना चाहिए। और टर्म प्लान मतलब टर्म प्लान जिसमें आप 60, 65 या 70 सालों तक प्रोटेक्टेड हो। उसमें मनी बैक मिल जाए, रिटर्न मिल जाए, प्रीमियम वापस मिल जाए, ये सब फैंसी चीजों में नहीं फंसना है। ओके। बेसिक टर्म प्लान आपको लेना है। उसके साथ आप चाहो तो क्रिटिकल इलनेस का राइडर ले सकते हो। इसमें डिफरेंट, एक हेल्थ प्लान से क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस में ये होता है कि आपके जो अस्पताल में खर्चे हुए वो रीइंबर्स होंगे। लेकिन सिर्फ अस्पताल के खर्चे नहीं होते। अगर कोई मेजर बीमारी होती है, हो सकता है आप 2 महीने काम पे ना जाओ या आपका काम परमानेंटली छूट जाए, तो वहां क्रिटिकल इलनेस राइडर काम आता है। कि आपको कोई गंभीर बीमारी हो गई, आपने टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है, टर्म इंश्योरेंस के साथ ही थोड़ा प्रीमियम बढ़ा के आप क्रिटिकल इलनेस राइडर ले सकते हो। अब क्रिटिकल इलनेस राइडर ये करता है कि आपका 1 करोड़ का टर्म प्लान था, उसका 25% के आसपास आपको क्रिटिकल इलनेस राइडर मिलता है। तो आपके पास 25 लाख का क्रिटिकल इलनेस राइडर है। अब मानते हैं किसी को कैंसर डिटेक्ट हुआ, अब उनकी कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी चलेगी, वो जॉब पे नहीं जा पाएंगे। तो आपका क्या खर्चा हो रहा है, कितना हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी आपको एक मुश्त 25 लाख रुपए दे देगी। तो आपके जो हेल्थ एक्सपेंसेस एक्चुअली हैं, इलाज के खर्चे, वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस से हो रहे हैं। और जो आपका एक्टिव इनकम का लॉस हुआ वो इससे कवर हो रहा है। वाह, ओके। तो इसलिए टर्म प्लान विद क्रिटिकल इलनेस राइडर, ये पहला स्टेप होता है। ठीक है। दूसरा होता है हेल्थ इंश्योरेंस। तो अगर आप अकेले के लिए ले रहे हो तो कम से कम 10 लाख फैमिली के लिए, और फैमिली के लिए ही लेना चाहिए। बीमार कोई भी हो सकता है, छोटे से बड़ा। तो अगर पूरे परिवार का है तो 15 से 20 लाख का। अगर मैं आपको एक एस्टिमेटेड कॉस्ट बताऊं, अज्यूमिंग कोई 25 से 30 साल का इंसान है, तो जो मैंने आपको हेल्थ इंश्योरेंस बताया वो आ जाना चाहिए कुछ 1,000-1,500 रुपए पर मंथ की कॉस्ट पे। ओके। और लाइफ इंश्योरेंस आ जाना चाहिए 2-2.5 हज़ार, यानी 3-4 हज़ार रुपए महीने में ये दोनों चीजें हो गई। और ये मैं आपको हायर लिमिट ही बता रहा हूँ, इससे कम में हो जाएगा। ओके। तो ये तो ले ही लेना चाहिए। अगर आपको 3-4 हज़ार रुपए भी ज्यादा लग रहे हैं तो आप 20 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मत लीजिए, 10 लाख का लीजिए। लाइफ इंश्योरेंस 1.5 का मत लीजिए, 1 करोड़ का लीजिए। ये सब 20-25 हज़ार यानी 2,000 रुपए महीने में हो जाएगा। लेकिन ये 2 स्टेप्स सबसे पहले करिए। स्टेप 3 इज कि आपके पास आपके घर खर्च का
अगर आपके घर के खर्चे महीने के 25,000 रुपए हैं तो आपके पास 6 से 8 महीने के पैसे 1.5-2 लाख रुपए एक ऑटो स्वीप वाले सेविंग्स अकाउंट या एक लिक्विड फंड में होने चाहिए। ओके। कभी जॉब लॉस हो सकता है, कोई इमरजेंसी आ सकता है, तो 6-8 महीने के खर्चे सेविंग्स अकाउंट में होने चाहिए। नेक्स्ट स्टेप इज कि हम लोग ना अक्सर हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स के चक्कर में लॉन्ग टर्म के लिए प्लान नहीं कर पाते। जैसे मैं कोई एफडी कर रहा हूँ या कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये मैं रिटायरमेंट में यूज़ करूँगा, लेकिन अचानक से आपके बच्चे को 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो आप सबसे पहले वो एफडी को तोड़ के दे देते हो, क्योंकि रिटायरमेंट हमेशा हमको दूर लगता है। जब हम 30s 40s में हैं तो ऐसा लगता है अभी तो बहुत टाइम है, हम ये पैसा फिर से जोड़ देंगे। जिसके कारण जब मैं मेरी एक किताब लिख रहा था तो एक सर्वे आया था कि 86% रिटायर्ड लोग ये रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने रिटायरमेंट के लिए इनफ सेविंग्स नहीं की। 86% लोग। और वो इसी कारण होता है कि हमें आज की ज्यादा अर्जेंट चीजें हमारे लिए वो ज्यादा महत्व रखती हैं लॉन्ग टर्म की ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों से। तो अर्जेंसी टेक्स प्रेसिडेंस ओवर इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंट रिटायरमेंट ज्यादा है लेकिन अर्जेंट कुछ और ज्यादा है, तो वो प्रायोरिटी ले लेता है, तो ये गड़बड़ हो जाता है। तो रिटायरमेंट प्लानिंग एक इंस्ट्रूमेंट से होनी चाहिए, वो है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। ओके। अब लोगों को वो स्कीम बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि उसमें जो आपने पैसा डाल दिया उसको आप निकाल नहीं सकते। अच्छा, ओके। और मुझे वो स्कीम इसीलिए बहुत पसंद है क्योंकि अगर आप निकाल पाओगे तो आप निकाल लोगे। जहां जहां से हम पैसा निकाल पाते हैं वहां से तो हम निकाल लेते हैं, और हम निकाल लेंगे तो हम रिटायर नहीं हो पाएंगे। तो एनपीएस की सबसे अच्छी बात ये है कि आप 55 के पहले पैसा निकाल ही नहीं सकते। और तभी तो रिटायरमेंट प्लानिंग हो पाएगी। तो आई थिंक 4th स्टेप इज कि लोगों को एनपीएस के जरिए रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए। अब इसका अमाउंट कैसे डिसाइड होता है? इसका अमाउंट डिसाइड करना बहुत सिंपल है कि आपके आज के खर्चे कितने हैं। जो भी आपके खर्चे हैं वो हर 12 साल में रफली डबल होंगे। ओके, हर 12 साल में डबल? हर 12 साल में महंगाई रफली डबल होती है, अज्यूमिंग सेम लाइफस्टाइल। ठीक है। तो अगर आपकी रिटायरमेंट को मान लेते हैं 25 साल है तो आपको आज के खर्चों का 4 गुना चाहिए मंथली खर्चा। ठीक है। तो अगर आप आज 25,000 रुपए महीने का खर्च करते हैं तो 25 साल बाद आपको कम से कम लाख रुपए लगेंगे। तो 25 साल बाद आपको इतना कॉर्पस चाहिए जमा करना है कि आप उसमें से हर महीने 1 लाख रुपए निकाल सको, तो भी वो कॉर्पस कम ना हो। करेक्ट है। यानी आपको साल के 12 लाख रुपए, 10-12 लाख रुपए आपको निकालने पड़ेंगे। महीने का 1 लाख रुपए अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो वो कॉर्पस ऐसा हो कि वो कम ना हो आपके विड्रॉल से। यानी रफली मैं बोलूं तो उन्हें चाहिए 4 करोड़ के आसपास इस केस में, कि उनका रिटायरमेंट कॉर्पस को 4 करोड़ का रखें। ये मैं हायर लिमिट बता रहा हूं। तो वो निकालते रहेंगे रिटायरमेंट में हर महीने लाख रुपए, तो उनका कॉर्पस कम नहीं होगा, थोड़ा बहुत बढ़ता ही रहेगा। तो अब यहां हम पहुंच गए कि ठीक है, मेरे को 4 करोड़ रुपए 25 साल में चाहिए। तो आप गूगल में जाइए, कोई भी एसआईपी कैलकुलेटर देख लीजिए, एनपीएस कैलकुलेटर, 8 से 10% का रिटर्न अज्यूम कर लीजिए और देख लीजिए कि हर महीने आपको कितना इन्वेस्ट करना है। तो ये हो गई रिटायरमेंट प्लानिंग। वंस ये 4 स्टेप डन हुए, फिर आपको देखना है कि आपके गोल्स क्या है। किसी का 5 साल में घर खरीदने का गोल हो सकता है, 10 साल बाद बच्चों की पढ़ाई का गोल हो सकता है। तो अगर 5 साल से ऊपर के जो गोल है उसके लिए आप म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। बहुत सिंप्लीफाई करके मैं ये बताऊं, ऑफ कोर्स ये बहुत जनरलाइज्ड और सिंप्लीफाइड है, लेकिन मुझे ऐसा पसंद है कि हर गोल के लिए एक सेपरेट एसआईपी हो। अच्छा, ओके। 4 गोल है तो 4 एसआईपी चले, जिससे मेरे को एग्जैक्टली वो गोल के बारे में पता हो कि मैं इस गोल में ऑन ट्रैक हूं कि नहीं हूं। तो 3-4 गोल्स तक ये चलता है। आपके 10 गोल हैं तो 10 एसआईपी मत कर लीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। और 2-4-5 म्यूचुअल फंड से ऊपर होने नहीं चाहिए। अच्छा, पोर्टफोलियो में आपके 4-5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा होगा। और ये भी होना चाहिए वो मिड कैप, ये सब ध्यान रखना चाहिए या नहीं? नहीं, ये सब बिजनेस है। आई थिंक एक इंडेक्स फंड लार्ज कैप और एक फ्लेक्सी कैप फंड, तो फ्लेक्सी कैप में सब आ गया। क्योंकि इस पे प्रॉब्लम क्या है, मैं जैसे ये मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स के अगेंस्ट इसलिए हूं कि अगर मुझे पता होता है एज एन इन्वेस्टर, एज अ रिटेल इन्वेस्टर, कि मुझे मिड कैप में इन्वेस्ट करना है कि स्मॉल कैप में, तो मैं खुद ही नहीं कर लेता। मुझे नहीं पता, इसलिए तो मैं एक एक्सपर्ट के पास आ रहा हूं। तो इसलिए आई लाइक कि एक फ्लेक्सी कैप फंड हो जहां फंड मैनेजर अपने एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज से डिसाइड करे कि कब किसमें कितना एलोकेशन करना है।
अगर हम उसे फीस दे ही रहे हैं तो सारा काम उसी से करवाते हैं फिर। तो इसलिए आई लाइक फ्लेक्सी कैप फंड्स। ओके। और अगर सेफ रहना है तो लार्ज कैप इंडेक्स फंड। तो ये 2 म्यूचुअल फंड बहुत होते हैं, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। पर अगर आपके 1-2 गोल और हैं तो ठीक है, एक आप थोड़ा रिस्की वाला फ्लेक्सी कैप भी ले सकते हैं या वैल्यू फंड ले सकते हैं। तो एक फंड एक गोल, दिस इज डन। तो ये 5 स्टेप्स अगर किसी ने कर लिए तो हो गई फाइनेंशियल प्लानिंग, बस यही है। और इतना ही है, मतलब इस पे मुझे समझ में नहीं आता कि लोग इसके आगे जाते क्यों हैं। इसके आगे उसको जाना चाहिए जिसको इस फील्ड में करियर बनाना है। ओके। कि मुझे किसी पीएमएस में, म्यूचुअल फंड में नौकरी करनी है, किसी एडवाइजरी फर्म में नौकरी करनी है, या मुझे खुद का कुछ शुरू करना है, तो इससे डीप जाना जरूरी है, बाकी जरूरी नहीं है। या आपको मजा आता है, इफ यू एंजॉय इट, तो हॉबी में तो सब चीज जस्टिफाइड है। आपको बाइक राइडिंग पसंद है, डांस पसंद है, इफ इट्स योर हॉबी, यू एंजॉय डूइंग इट बिकॉज यू थिंक कि जैसे मैं क्यों करता हूँ, या मेरे प्रोडक्ट्स भी ऐसे हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स को स्टॉक पिक करने में हेल्प करते हैं। जैसे फिनोलॉजी टिकर तो हमने बनाया ही है कि आप आओ, स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस करो। और तो हमने ये प्रोडक्ट क्यों बनाया है, फिर किसके लिए है? आई थिंक एक एडवांटेज है डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग का। अगर वो एडवांटेज यू फील कि हाँ ये अच्छा है, मुझे ये चाहिए, तो यू शुड इन्वेस्ट डायरेक्टली इन स्टॉक्स। एंड दैट एडवांटेज इज कि आपके रिटर्न तो म्यूचुअल फंड से खराब ही रहने वाले हैं, ये पहले एक्सेप्ट करना है। उससे ज्यादा रिटर्न मिलने नहीं वाले। जो दे रहा है उसको डाउट करना शुरू करो। लेकिन एक एडवांटेज है कि जैसे मैं अब पिछले 10-12 सालों से स्टॉक्स एनालाइज कर रहा हूं, तो कभी मैंने फार्मा पढ़ा, कभी आईटी पढ़ा, कभी हॉस्पिटैलिटी पढ़ा, कभी एविएशन पढ़ा। मैंने वो कुछ पढ़ा जो शायद मैं ऑर्डिनरी लाइफ में कभी पढ़ता ही नहीं। हमारा कॉलेज खत्म होता है तो हम वैसे भी किताबें नहीं पढ़ते आजकल। कॉलेज में भी हम किताबें नहीं पढ़ते, कुंजियां पढ़ते हैं। तो जब आपका पैसा लगा होता है, व्हेन यू हैव स्किन इन द गेम, और आपको समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये शेयर नीचे क्यों गया, ऊपर क्यों गया, सो इट मेक्स यू अ गुड रीडर। आप कभी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ोगे, कभी इंडस्ट्री रिपोर्ट्स पढ़ोगे, किसी फाउंडर की स्पीच सुन लोगे। तो बाय बीइंग एन इन्वेस्टर मैं वो चीजें कंज्यूम करता हूं जो शायद मैं कभी ना कंज्यूम करता। तो इन द लॉन्ग रन मेरा नॉलेज अल्फा बढ़ता है। जो वॉरेन बफेट कहते थे कि आई एम अ बेटर इन्वेस्टर बिकॉज आई एम एन एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, एंड आई एम अ बेटर बिजनेसमैन बिकॉज आई एम एन इन्वेस्टर। क्योंकि दोनों चीजें एक दूसरे का इंटरप्ले है और दोनों चीजें एक दूसरे को बेनिफिट करती हैं। जैसे शायद मेरा इन्वेस्टिंग माइंडसेट और वॉरेन बफेट को जो मैंने इतना कंज्यूम किया है इज द रीजन वाई मैंने अपने स्टार्टअप में एट फिनोलॉजी वी हैव नेवर रेज्ड फंड्स। कोविड में 2020-21-22 तक ऑलमोस्ट एवरी इंस्टीट्यूशनल मनी जो फिनटेक्स में इन्वेस्ट करता है, बहुत बूम था, अप्रोच्ड अस, लेकिन आई थिंक दैट बैकिंग वाज क्लियर कि नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। शायद दैट इज द रीजन कि आई डोंट केयर अबाउट कि हमारी ग्रोथ कितनी फास्ट या स्लो है। आई रियली केयर अबाउट यूनिट इकोनॉमिक्स, कि मुझे पर यूनिट एक लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, वरना बंद करो। और दैट इज द रीजन वी हैव स्टेड डेट फ्री, वीसी मनी नहीं। दैट इज द रीजन वील नेवर हैव एन आईपीओ, हम कितने भी छोटे या बड़े रहें। सो आई थिंक इट प्लेज इनटू ईच अदर। और एक पर्सपेक्टिव जो एज एन इन्वेस्टर बदला आफ्टर रनिंग अ बिजनेस इज दैट जब आप सिर्फ इन्वेस्टिंग करते हो तो आपने खुद का बिजनेस रन नहीं किया है, आपने किताबों से इन्वेस्टिंग के रूल्स पढ़े हैं, तो यू बिकम वेरी थ्योरेटिकल कि इस क्वार्टर 15% की ग्रोथ क्यों नहीं आई, लेट्स पनिश द कंपनी। इसने बोला था साल में 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आएगी, आई क्यों नहीं? रियल बिजनेस करके समझ में आता है कि यू हैव टू बी फॉरगिविंग टू द बिजनेस, टू द प्रमोटर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जो एक्सपेक्ट करोगे सब कुछ आपके कंट्रोल में है। बिजनेस में अ लॉट थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल। तो आप ज्यादा उदार हो जाते हो, ज्यादा पेशेंट हो जाते हो एज इन्वेस्टर की ठीक है टाइम देते हैं, अनलेस कोई एब्सोल्यूट फ्रॉड या स्कैमर नहीं है और वो कोशिश पूरी कर रहा है, लेट्स जस्ट स्टे इन्वेस्टेड। तो आई थिंक मेरे बिजनेस के कारण आई बिकेम अ मोर पेशेंट इन्वेस्टर। और अगर पेशेंस बढ़ेगा तो यू नेचुरली बिकम बेटर। तो आई थिंक both things have really played into each other, and that is why I think कि अगर आप यंग हो, कोई बहुत यंग है लाइफ में, they want कि they become
अ मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सन, कि उसे थोड़ी इकोनॉमिक्स भी आती हो, थोड़ी साइकोलॉजी भी आती हो, थोड़ी पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट्स उसे आते हों, तो आई थिंक इन्वेस्टिंग इज अ ग्रेट पॉइंट टू स्टार्ट। आप अलग अलग कंपनियां पढ़ोगे, कभी आप कोई फार्मा पढ़ोगे तो थोड़ा साइंस पढ़ लोगे, कभी आप कोई B2G कंपनी पढ़ोगे तो अपने आप क्या पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं उसके प्लांट के आसपास के एरिया में, उस स्टेट में। B2G बिजनेस, जो गवर्नमेंट से रेवेन्यू ओके कमाती है। बिजनेस टू ओके हाँ ओके हाँ, ओके ओके वाह तो इट आप ऑटोमेटिकली हर वो फील्ड पढ़ने लगते हो जो आप अदरवाइज नहीं पढ़ोगे। बट अगर आप अपनी लाइफ में खुश हो, आप अच्छे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, और आपको नहीं चाहिए और आपकी जिंदगी अच्छी कट रही है, तो यू डोंट नीड टू डायरेक्टली इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। सिंपल रखो, इंडेक्स फंड, हाँ, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, दैट्स इट। सिंपल इंश्योरेंस, फैंटास्टिक। आई थिंक ये बहुत सिंपलीफाई करके आपने बताया, क्योंकि एक्चुअली में, और वो बहुत अच्छी बात बोली कि भाई इतना ही जानना काफी है, ये 5 चीजों को जानो, हाँ। until unless you want to become expert or हाँ, you want to help others or हाँ, something like that. हाँ। Okay. तो आपको जैसे आज तो आपकी कंपनी बहुत सारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें करते हैं। आई एम श्योर वहां पर लोग आते होंगे पहले बहुत सारा कुछ करके मतलब बहुत सारी गलतियां करके। तो बहुत कॉमन मिस्टेक्स क्या है, फाइनेंशियल कॉमन मिस्टेक्स जो आप देखते लोग करते हैं? तो किसी के पास होते हैं 100 म्यूचुअल फंड्स। आई थिंक जो हाईएस्ट हमने देखे हैं वो 113 देखे हैं, आई रिमेम्बर दैट। 113 म्यूचुअल फंड्स। और ओके मतलब दैट वाज वन क्लाइंट आई थिंक जिससे भी डिसाइडेड कि हम हमारा मॉडल ट्वीक करेंगे। हमको नहीं पता तुमने पहले क्या कांड किया हुआ है। आप अगर हमारे पास आ रहे हो ना, हम तो ये मानेंगे कि आपने जीरो किया हुआ है और हम सिर्फ फ्रेश बना के देंगे आपका फाइनेंशियल प्लान। ओके आपका पुराना आप कराओ किसी और से रिव्यू। किसी के पास 500 स्टॉक्स हैं, 110 म्यूचुअल फंड्स हैं। अब इट मेक्स नो सेंस फॉर मी टू एनालाइज, क्योंकि मुझे ये बोलना है कि सब बेचो, और क्या बोल सकता हूं मैं। करेक्ट तो ये बहुत होता है आई थिंक। बट उससे भी ज्यादा एक ये होता है कि पिछले 15-20 सालों में इंडियंस हैव स्टार्टेड अर्निंग मोर। मतलब अब हम कमाने लगे हैं। अब हम जैसे पहले भारत, मतलब आज से 20 साल पहले भारत मतलब दुनिया का सबसे गरीब देश या सबसे गरीब देशों में से एक। अब ऐसा कोई नहीं बोलता। अब हम ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ अभी भी इतने करोड़ लोग गरीबी के नीचे हैं, बट हम दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक हैं, ऐसा नहीं बोला जाता। करेक्ट। तो ये चेंज आया है। लेकिन एक चेंज ये आया है कि लोगों की इनकम तो बढ़ गई है, लेकिन एक्सपेंसेस डिस्प्रपोर्शनेटली बढ़ गए हैं। तो पैसा आ जरूर रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है, और हम सोचते हैं कि हाथ दिखा के या नीलम पहन के सॉल्व होगा। तो लेकिन उससे सॉल्व नहीं होगा। वो तो आपकी आदतें खराब हो गई हैं। जैसे मुझे याद है, मेरे एक रिलेटिव है, उन्होंने कुछ साल पहले, डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, मुझे कॉल किया और मुझे कहते हैं कि प्रांजल मुझे ना बहुत सस्ते रेट पे 25 लाख का पर्सनल लोन मिल रहा है, ले लूं? तो मैंने कहा आपको क्यों चाहिए, क्या जरूरत है? नहीं जरूरत तो नहीं है। तो मैंने कहा फिर क्यों ले रहे हो? नहीं वो अच्छा प्राइस दे रहे हैं तो ले लेता हूँ, कुछ ना कुछ कर लेंगे, तू मार्केट में डाल देना। नो दैट्स डेंजरस। मतलब आप पैसा लेके स्टॉक मार्केट में तो डाल ही नहीं सकते, क्योंकि वहां आपकी फिक्स लाइबिलिटी और मार्केट से 5 साल रिटर्न ना आने को। बट मैं इसके अलावा भी ये कह रहा हूं कि हमें, अगर हमारी इनकम बढ़ गई है तो हमारी सेविंग्स बढ़नी चाहिए थी ना। हमारे कर्जे कैसे बढ़ गए? डजंट मेक सेंस। हमें तो ये सिखाया गया था कि आप कर्जा तब लेते हो जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं। तो जब हमारे पास पहले से ज्यादा पैसे आ गए तो हमारा कर्जा कैसे बढ़ गया? ट्रू। यानी अब हम पैसे ऐसे नहीं ले रहे कि हमें जरूरत है, अब हम पैसे उतने ले रहे हैं जितने हमको मिल जा रहे हैं। जो मेरे चाचा ने, जो मेरे एक रिलेटिव है, उन्होंने किया कि मिल रहा है तो ले लेते हैं। ये बहुत सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल है, लेकिन सबकॉन्शियसली शायद हम सब यही कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड एयरपोर्ट में मिल गया, हमने ले लिया, है ना। तो हम अब घर उतना नहीं लेते जितना हमको जरूरत है, उतना लेते हैं जितना ज्यादा हमको होम लोन मिल जाए। ज्यादा मिल गया तो 4 BHK ले लेंगे। वाह क्या डेफिनेशन, वाह वाह, सो ट्रू। तो आई थिंक ये बहुत एक प्रॉब्लम हो गई है, जिसके कारण, और इसके गंभीर परिणाम होते हैं। 2 चीजें, एक हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं इसके कारण, क्योंकि
हियर्स द थिंग, अगर मैं महीने का 20,000 कमा रहा हूं और मेरी कमाई 0 हो जाती है, मेरे लिए आसान है टू फाइंड 20,000 ऑफ रिप्लेसमेंट इनकम। 20,000 का जॉब मुझे ज्यादा आसानी से मिलेगा। लेकिन मैं कमा रहा हूं 2 लाख रुपए, मेरी इनकम 0 हो जाती है। अब मैं अगले महीने से 2 लाख रुपए कहां से लाऊं? 20,000 तो मैं घर में केक चॉकलेट बना के भी शायद ले आऊं ना, कुछ भी पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग, ग्राफिक, कोडिंग, कुछ भी। लेकिन अगर मेरा जॉब चला जाता है तो मैं 2 लाख रुपए कहां से लाऊं? मैं नहीं ला पाऊंगा। और मेरे को 2 लाख इसलिए चाहिए कि 1,25,000 की तो EMI जाती है। तो मैं तो नीचे आ ही नहीं सकता, तो आई विल बी इन स्ट्रेस। और दूसरा, मेरा रिस्क एपेटाइट 0 हो जाएगा। मैं लाइफ में रिस्क ले नहीं सकता। और अगर मेरी कंपनी मुझे एक्सप्लॉइट कर रही है, मुझे ओवरवर्क कर रही है, तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं हर तरीके से फंस जाता हूं। तो आई थिंक द बिगेस्ट फाइनेंशियल मिस्टेक एनीवन कैन मेक इज कि वो अपने महीने के फिक्स्ड खर्चे बढ़ा ले। उससे खराब कुछ नहीं हो सकता। बिकॉज मैटर ही नहीं करता कि आप कमा कितना रहे हो, आपका स्ट्रेस उस पर डिपेंडेंट ही नहीं है। आपका स्ट्रेस तो डिपेंडेंट है कि आपको हर महीने कितने बिल्स पे करने हैं। वो अगर हमने बढ़ा लिए, देन इट्स अ टफ लाइफ। माय गॉड, ओके, वाओ। अभी बहुत सारे सवाल मेरे माइंड में आ गए। ओके, डू यू सी दीज केसेस क्या कि एक लोन चल रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है उसको पे करना, अब उसको पे करने के लिए दूसरा लोन ले रहे हैं, बहुत होता है। हाँ जी। और मतलब कई बार मैं भी एडवाइस करता हूँ, बट डू यू थिंक दिस इज अ क्राइम? ये तो फंस जाएगा आदमी। नहीं, अगर आपने कोई महंगा लोन लिया हुआ है, जैसे कोई क्रेडिट कार्ड का आप फुल पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो क्रेडिट कार्ड में 40-50% साल का इंटरेस्ट लगता है। तो आई थिंक देन इट हाँ, मिनिमम 40 तो लगता ही है। तो देन इट मेक सेंस कि आप एक 15-20% तक का पर्सनल लोन लेके उस क्रेडिट कार्ड को पे ऑफ कर दो। तो इफ यू आर टेकिंग अ चीपर लोन, जिससे आप महंगे लोन को पे ऑफ कर पा रहे हो, तो ठीक है, तो वैसा कर सकते हैं। लेकिन अगर लोग इसका रिवर्स करें कि महंगे लोन को और महंगे, क्योंकि रिमाइंडर वहां से आ रहे हैं, तो वो ये तरीका लोग बहुत करते हैं। ओ, अच्छा, हाँ, आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल डूइंग इट। ये तो बहुत गड़बड़ है, ये नहीं कर सकते। हाँ, ये तो मतलब मैं देखता हूँ, हाँ, कि इसलिए मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स रखे हुए हैं। सबकी ड्यू डेट अलग अलग है। घुमाना भी, हालांकि उस पर कुछ फीस लगती है। अब लगने लगी है, पहले तो वो बैलेंस लगती थी। अच्छा, हाँ, अच्छा, ऐसा होता था। हाँ, अब तो फीस लगने लगी है उसको। ओके, तो ये सब देखा है मैंने। हाँ, बट ये मैंने भी देखा है, मतलब सुना है। हाँ, कोई क्लाइंट हमारा ऐसा आ जाए, ऐसा नहीं हुआ है। यही हुआ है कि महंगे लोन्स हैं तो उसको हम रिस्ट्रक्चर करवा दें, ये देखा है। पर ये जो है, ये मैंने भी सुना है, मैंने देखा नहीं है। जी। क्रेडिट कार्ड, जी, आर यू इन फेवर ऑफ कीपिंग क्रेडिट कार्ड और नॉट? ओके, तो एक सेगमेंट है जिसके लिए क्रेडिट कार्ड रखना विल मेक सेंस, विच इज वाई 5 साल पहले तक इट वॉज अ वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट। हर इंसान अपने जेब में लेके नहीं घूमता था। लेकिन वन ऑफ माई प्रॉब्लम्स विद इन्फ्लुएंसर्स इज कि ऐसा क्रेडिट कार्ड चिपकाए हैं लोगों को, मोस्ट पीपल डोंट नीड इट। मैं आपको बताता हूं कि कब इट मेक सेंस, मोस्टली इट डजंट मेक सेंस। देखो, कोई भी आपका रिवॉर्ड रेट हो, रियलिस्टिकली ये लोग ना दुनिया भर का दिखाते हैं कि 2%, 3%, और मैंने क्रेडिट कार्ड्स को बहुत एनालाइज किया हुआ है। जो बेस्ट रिवॉर्ड रेट्स, बेस रिवॉर्ड रेट्स आजकल हैं, वो एक एक्सिस मैग्नस बर्गेंडी में है, इन्फिनिया में है, और एक ICICI का कार्ड है। जो बेस रिवॉर्ड रेट्स हैं वो 2.5-3% के आसपास है। अब उसको लोग कैलकुलेट ऐसे करते हैं, जो क्रेडिट कार्ड कम्युनिटीज हैं, कि 2.5% तो यहां से मिल गया, इसको कन्वर्ट करो मैरियट पॉइंट्स में या ITC पॉइंट में, तो वहां पॉइंट की वैल्यू ज्यादा मिल जाती है। मान लीजिए आपने 100 रुपए खर्च किए, उस पर 2.5 रुपए का पॉइंट आपको HDFC ने दे दिया। लेकिन वो 2.5 रुपए का पॉइंट जब मैं मैरियट में कन्वर्ट करता हूं, तो उसकी 2.5 रुपए की वैल्यू 5 रुपए हो जाती है। अच्छा, ओके, डबल काइंड ऑफ हो जाती है। तो 5% रिवॉर्ड मिल रहा है आपको। अच्छा, या कई बार ये बैंक्स क्या करते हैं कि जैसे HDFC का एक स्मार्ट बाय पोर्टल है, एक्सिस का एज पोर्टल है, जो बोलता है कि अगर आप यहां से फ्लाइट बुकिंग करोगे तो आपको कैशबैक 5 गुना मिलेगा। तो बेस रिवॉर्ड रेट 2.5% था,
अब आपको 5 गुना मिलेगा, 12.5%। फिर आप उसको मैरियट में कन्वर्ट कर लेना तो डबल हो गया, 25% हो गया। तो आप 100 रुपए खर्च करोगे और आपको 25% पैसा वापस मिलेगा। इस तरीके से ये कम्युनिटीज बात करती हैं। नाउ हियर्स माय थॉट। और फिर इस पे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे दिखाते हैं कि आई विजिटेड दुबई और मेरे को फ्री फ्लाइट टिकट मिला था यूजिंग माय क्रेडिट कार्ड एंड आई एम स्टेइंग फ्री एट मैरियट क्योंकि मेरे पास क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स थे, तो यू शुड गेट अ क्रेडिट कार्ड टू। ये वो आपसे कहते हैं। अब इसमें बहुत डिफरेंस है। जैसे मैं एक क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ, अब वो क्रेडिट कार्ड का पर्पस है कि मेरे बहुत सारे सैस सब्सक्रिप्शंस होते हैं। तो जी सूट हो गया, ट्रेलो हो गया, बहुत सारे जो मेरे बिजनेस रिलेटेड, मेरी टीम से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं। कई ऑनलाइन सर्वर बिल्स, डोमेन बिल्स, बहुत सारी ऐसी चीजें एज एन एंटरप्रेन्योर जो मुझे पे करनी होती है। एक तो मजबूरी वाला रीजन है मेरे पास कि कई ये जो ऑटो पे वाले पोर्टल्स होते हैं ये डेबिट कार्ड एक्सेप्ट ही नहीं करते। हाँ करेक्ट है। कई यूएस वाली पेमेंट्स होती नहीं करते। हाँ। आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए एक क्रेडिट कार्ड आपको रखना है। दूसरा रीजन ये है कि क्या होता है, बिकॉज मैं ये सारे एक्सपेंसेस भी कर रहा हूं। पहले मेरा ट्रैवल भी काफी होता था, जो बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल होता था। तो क्योंकि मैं ये सारे एक्सपेंसेस कर रहा हूं तो मेरा क्रेडिट कार्ड बिल महीने का अच्छा खासा हो सकता है, बिकॉज मैं बिजनेस एक्सपेंसेस कर रहा हूं। तो मान लेते हैं मेरा क्रेडिट कार्ड एक्सपेंस महीने का 3-4 लाख रुपए हो जाता है या 5 लाख रुपए, कम होता है बट मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, बीच में हुआ भी है 4-5 लाख रुपए का। तो बिकॉज मैं बिजनेस चला रहा हूं और मैं उससे वो एक्सपेंसेस कर रहा हूं 4-5 लाख रुपए के, और मुझे, जैसे मेरे पास एक्सिस का एक मैग्नस बर्गेंडी क्रेडिट कार्ड है, मुझे अगर 5 लाख पे 3% भी कैशबैक मिल रहा है, बेस ही मिल रहा है, तो मेरा महीने का 15,000 का कैशबैक हो जा रहा है। साल के 2 लाख रुपए मुझे मिल गए। फिर मैं अगर उसको मैरियट में कन्वर्ट वगैरह कर लूं, जो भी कर लूं, तो साल के 4 लाख रुपए हो गए। अब अगर सच में 3-4 लाख रुपए के मुझे ये पॉइंट्स मिलते हैं तो मेरा मतलब हर साल जिंदगी भर जब तक ये कार्ड है होटल स्टे इज फ्री। लेकिन मैं ये आके नहीं कह सकता लोगों को कि देखो एक्सिस बर्गेंडी क्रेडिट कार्ड के कारण मैं ना मैरियट में फ्री स्टे करता हूं, क्योंकि जिस ऑडियंस से मैं बात कर रहा हूं उनमें से कितनों के महीनों के क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस 5 लाख रुपए होंगे। करेक्ट, सो ट्रू। सबसे पहली बात तो किसी भी सैलरीड इंसान के नहीं होंगे। उनकी सैलरी 10 लाख रुपए भी होगी ना, तो उनके 5 लाख के क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस नहीं हो सकते। ये एक एंटरप्रेन्योर के ही होने वाले हैं। तो मैं बात किन से कर रहा हूं, और मैं सबको क्रेडिट कार्ड चिपका दे रहा हूं ये बोल के कि आपको फ्री एयरलाइन टिकट मिलेगा। भाई वो एयरलाइन टिकट तब मिलेगा जब आप साल के 50 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड से खर्च करोगे। कितने लोग कर लेंगे? उसकी सैलरी है लाख रुपए महीना, जिसमें से 50,000 तो बिजली बिल, घर के रेंट, ईएमआई में जाते हैं। उसका क्रेडिट कार्ड से उसके खर्च होने हैं महीने के 10,000 20,000 रुपए। अब 20,000 रुपए में अगर उसको 2% 3% का रिवॉर्ड मिल भी गया तो 500 रुपए महीने से उसका होना क्या है? करेक्ट। उसको, उसने कमा लिया साल के 5,000 ज्यादा, बिल्कुल। अगर वो नेट देखेगा तो 5,000 उसको मिल गए साल में। लेकिन वो 5,000 के चक्कर में उसके जेब में क्रेडिट कार्ड था, उसको रिवॉर्ड्स मिल रहे थे, उसने 50,000 साल के एक्स्ट्रा खर्च भी कर दिया। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बैंक से ज्यादा हाउ मनी वर्क्स, हाउ फाइनेंस वर्क्स एंड हाउ साइकोलॉजी वर्क्स कोई जानता नहीं है। तो बैंक्स अगर आपको 2% का रिवॉर्ड दे रहे हैं तो वो बेवकूफ तो डेफिनेटली नहीं है। उनको पता है कि इससे बहुत ज्यादा हमें वापस मिलने वाला है। तो वाई इज अ कॉमन पर्सन फॉलोइंग इनटू दैट ट्रैप, ये मैं नहीं समझ सकता। अगर आप फ्रीलांसर हो तो जैसे मैंने क्रेडिट कार्ड तब लिया था जब मैं फ्रीलांसर था, अकेला था, और मैं खुद की वेबसाइट कोड करता था, बनाता था, और मैंने एक ड्रैग एंड ड्रॉप प्लेटफॉर्म से मैंने मेरी पहली वेबसाइट बनाई थी, वीबली करके था वो, और वीबली। तो मैंने क्रेडिट कार्ड इसलिए लिया था कि उसकी फीस थी साल की 10,000 और वो क्रेडिट कार्ड से ही हो सकती थी। तो कई बार फ्रीलांसर्स को, ऐसों को इस कारण से क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ सकती है। अगर ऐसा कुछ है तो आप ले लीजिए। एक मुझे यूज केस और लगता है, लेकिन वो आई थिंक एक सेकेंडरी बैंक अकाउंट से भी सॉल्व हो सकता है, विच विल बी अ बेटर वे। द थिंग इज कि आजकल ना ये स्कैम मैम होते रहते हैं। मतलब कि
कई बार मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा डेबिट कार्ड कोई पॉस मशीन में स्वाइप हो, कार्ड क्लोनिंग हो जाती है या कुछ भी हो सकता है। तो क्रेडिट कार्ड अगर होगा ना तो उसमें अक्सर परचेज प्रोटेक्शन होता है। जैसे ये एक बार ये हुआ था कि ये मुझे अकल तब आई कि कुछ साल पहले, आई थिंक 6-7 साल पहले, एक दिन अचानक से, तब शीन इंडिया में था और मेरे अकाउंट से 20-30 हजार रुपए डेबिट कार्ड से शीन के नाम से डेबिट हुए। अब मैं तो शीन कभी खोला भी नहीं था, और शीन क्योंकि तब बाहर से ही ऑपरेट होता था तो उसको ओटीपी भी नहीं लगता था। हाँ करेक्ट, ऐसा कुछ था। आई रिमेम्बर, करेक्ट, सीवीवी डालो और हो गया डालो। तो कुछ इस तरह के ट्रांजैक्शन शायद 25-30 हजार के हुए। तो क्योंकि वो डेबिट कार्ड था तो मेरे अकाउंट से पैसे डेबिट हो गए। अब मैंने फाइल की कंप्लेन, मैं फाइनेंस वाला बंदा हूं तो मुझे पता था कहाँ क्या फाइल वाइल करना है। लेकिन 4 महीने बाद वो पैसे वापस आए। तो अगर वो अमाउंट बड़ा होता या किसी को लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता तो 4 महीने आपके पैसे फंस गए और लाखों का ट्रांजैक्शन हो जाता। तो अब क्रेडिट कार्ड में एक हल्का सा चेंज ये होता है कि परचेज प्रोटेक्शन है। तो अगर ऐसा कोई चीज होती है आपके साथ और आप कंप्लेन रेस कर देते हो तो वो आपके स्टेटमेंट से ही डिडक्ट हो जाएगा। ओके, हाँ, पैसा डेबिट नहीं होगा। ओके, तो ये एक प्रोटेक्शन है। या आपके सेविंग्स अकाउंट में अच्छा खासा पैसा रहता है तो आप यू डोंट वांट कि उसकी डिटेल्स या किसी भी तरीके से लिंक हो वो, तो योर क्रेडिट कार्ड वो थोड़े आपके सेविंग्स अकाउंट को प्रोटेक्टेड रखता है, आपके प्राइमरी सेविंग्स अकाउंट को, कि उसको कुछ ना हो। ये एक मुझे अच्छी चीज लगती है। लेकिन ये एक सेकेंड सेविंग अकाउंट से भी सॉल्व हो सकती है। तो मोस्ट पीपल, आई डोंट थिंक 80% पीपल डोंट नीड अ क्रेडिट कार्ड। ओके, ओके, सुपर। एक इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है कि should a normal person should have multiple saving accounts also to manage their expenses? हाँ, 2 बहुत है कि Okay. एक से इनकमिंग हो और दूसरे से एक्सपेंसेस हो। तो जहां इनकमिंग हो रहा है उसी अकाउंट से आपने एसआईपी एक्टिवेट कर रखी है। हाँ, तो पैसा आया उसी दिन पैसा चला गया। ठीक है। फिर एक दूसरा अकाउंट हो जिससे आप खर्चे करो, जो आप बाहर की दुनिया को एक्सपोज करो। तो एक अकाउंट बाहर की दुनिया से एक्सपोज ही नहीं है, वो आपका सैलरी अकाउंट है। सैलरी आई, उसकी डिटेल और किसी के पास नहीं है। तो वो स्कैम से भी बचा बचा रहेगा। बल्कि हो सकता है उसमें तो आप बल्कि डेबिट कार्ड भी मत लो, चेकबुक भी मत लो और मोबाइल बैंकिंग भी मत करो। बस बैंक मैंडेट से इन्वेस्टमेंट, तो इट्स प्रोटेक्टेड। और एक आपका वर्ल्ड फेसिंग अकाउंट दूसरा हो सकता है जहां आप उतने ही पैसे डालो जितने आपको खर्च करने हैं। तो स्कैम से भी बचने में आसानी होगी। तो दो बहुत है। 2 बहुत होते हैं। ओके, ओके। आज के टाइम में जैसे आपने बहुत सारी ना, जैसे आज के टाइम में आईपीओ लॉन्च होते हैं, ठीक है, और वो भी बहुत सारे लोग ऑनलाइन बड़ा कार्य करना ही नहीं चाहिए। करना ही नहीं चाहिए था, है ना? तो ये बड़ा, एक तो पहले तो ये आईपीओ के पीछे लोग बहुत भागते हैं। दूसरा, लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि किस स्टॉक या किस म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए। तो ऐसे कुछ बेसिक क्राइटेरिया हैं 2-3 की, इनको देख लेना चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड या कहीं भी पैसा डालने से पहले। ठीक है, तो इसमें 2-3 सवाल हैं। पहला तो आईपीओ। हाँ, और ये एलआईसी वगैरह जैसे बड़े बड़े आईपीओ, हुंडई जैसे, तो अपन बाद में बात करेंगे। आजकल जो पिछले 2-3 साल में ज्यादातर आईपीओ आ रहे हैं वो एसएमई आईपीओ आ रहे हैं। वो कोई था दिल्ली का भी 2 यामाहा शोरूम वाला आईपीओ भी था, पिछले साल बहुत वायरल हुआ था कि 2 यामाहा शोरूम है, उनका भी आईपीओ आ रहा है। ओके, हाँ, तो ये जो 50-60-100 करोड़ के आईपीओ आ जाते हैं, और क्या होता है इनमें थोड़ा मार्केट मेकिंग, थोड़ी हाइप बना के कभी कभी 10 में से 1-2 में रिटर्न भी आ जाते हैं। तो इसमें लोग बहुत इन्वेस्ट करते हैं। मैं इसमें मुझे ये समझ में नहीं आता कि यार वो आईपीओ ला रहा है क्योंकि उसको पैसा चाहिए, और तुम खुशी खुशी दे रहे हो उसको, उसके घर वाले पैसा नहीं दे रहे इसलिए उसको आईपीओ लाना पड़ रहा है। अगर उसको उसके घर वाले भी पैसे दे रहे होते तो वो तुमसे नहीं मांगता। लेकिन उसको घर वाले पैसे नहीं दे रहे, उसको बैंक पैसे नहीं दे रहे, वो किसी से पैसे मांगने लायक नहीं है। वो बैंक के पास लोन मांगने गया था, बैंक ने उसको बोला हम तो नहीं देंगे, तू इस लायक नहीं है, लेकिन तू हमको फीस देगा ना तो हम भोले भाले लोगों से जरूर दिलवा देंगे। तो उसको भी तुम पैसे दे रहे हो अपने, उसको उसके घर वाले, उसका बाप पैसे ना दे। तो ये मेरे को बहुत गड़बड़ लगता है, समझ में नहीं आता कि और अच्छा इसमें स्टोरी कैसे बनाते हैं कि जैसे पेनी स्टॉक की जब बात होती है तो एक ही एग्जांपल चलता है कि 25 साल पहले टाइटन भी 3 रुपए का था, है ना? तो ये थोड़ा ऐसा है
कि कोई सिगरेट पीता है और 100 साल जी गया तो तुम उसको ब्रांड एम्बेसडर बना दोगे कि सिगरेट पियो 100 साल जियो, बाकी 100 में से 99 सिगरेट पी के 35 में मर गए, वो नहीं दिख रहा कोई। वो नहीं दिख रहा। तो आई थिंक जब हम एनेक्डोटल एविडेंस से डिसीजन मेकिंग करते हैं रादर देन डेट, एक तो इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि हमको सबसे ज्यादा नफरत जिस चीज से है, इंडिया में ज्यादातर लोगों को हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है साइंस एंड डेटा। कोई भी प्रॉब्लम हो हम साइंस को बोलते हैं पहले तू साइड हो जा ये जरूरी बात है, मैं बहुत सीरियस हूं, साइंस तू साइड हो जा। हेल्थ केयर में साइंस को पहले साइड करते हैं, पर्सनल फाइनेंस में साइंस को साइड करते हैं, अगर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो झाड़ फूक माता गई। तो आई थिंक लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो इंडियंस हम सबसे पहले साइंस को बोलते हैं तू साइड हो जा, ये सीरियस बात है। तो आई थिंक ये सेम चीज इसमें बहुत है कि कोई एक आईपीओ रिटर्न दे देता है 100% 200%, और हम डेटा नहीं देखते कि 100 में से कितने आईपीओ में ऐसा रिटर्न आता है, मेजॉरिटी लॉस में खुलते हैं। अच्छा, और रिटर्न भी, अब इसमें मीडिया का रोल, कोई आईपीओ मान लो 100% बढ़ गया, तो हेडिंग क्या आती है, इन्वेस्टर्स हुए मालामाल या इन्वेस्टर्स बने करोड़पति, आईपीओ ने एक दिन में दिया 100% का रिटर्न। इन्फ्लुएंसर और कई अनरिलायबल मीडिया की ये हेडलाइन होती है। वो ये नहीं बताते कि वो आईपीओ जो 100% बढ़ गया, वो 100 में से एक था, 99 में ऐसा नहीं होता। और वो जो 100 में से एक में होता है वो आईपीओ 100 टाइम या 200 टाइम ओवर सब्सक्राइब होता है। यानी अगर 200 लोगों ने अप्लाई किया तो किसी एक को मिलता है, तभी तो वो 100% बढ़ा ना, उसकी डिमांड इतनी थी। ओके। तो 200 में से एक मालामाल हुआ, यानी लॉटरी टिकट जैसा है, 1% से भी कम चांस है। अच्छा, जो मालामाल भी हुआ वो मालामाल नहीं हुआ, क्योंकि रिटेल आईपीओ में टिकट साइज होता है 15,000 रुपए का, 14-15,000 रुपए का, और अगर 100 टाइम कोई ओवर सब्सक्राइब हो रहा है तो आपको एक ही यूनिट मिलना है 15,000 रुपए का। तो जिसको मालामाल बोल रहे हैं वो उसके 15,000 रुपए 30,000 रुपए ऐसे 200 में से एक के होते हैं, और ऐसे 100 आईपीओ में से एक के होते हैं। ओके, कितनी कम पॉसिबिलिटी है, मतलब। एग्जैक्टली। और इन बेस्ट केस आपने 15,000 रुपए कमा लेने, और वो कमाई से बड़ा श्राप आपके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि फिर उसको याद कर करके आप 100 आईपीओ में और लगाओ जिसमें से 99 लॉस में जाए। करेक्ट। तो किसी ने क्या कमाया? तो ये डेटा जो हम पढ़ते नहीं और बस हेडलाइंस के पीछे भागते हैं, इससे ये गड़बड़ होता है। तो आईपीओ के तो मैं अगेंस्ट हूं, जिसको उसके घर वाले पैसे नहीं दे रहे उसको तुम पैसे दे रहे हो, और वो आ क्यों रहा है तुम्हारे पास? मैं बोलता हूं जो पिछले कुछ आईपीओ भी आए हैं, हमेशा ये पूछना है वो आ क्यों रहा है तुम्हारे पास, क्योंकि वो सिर्फ इसलिए आ रहा है। ये वीवर्क के साथ हुआ, $50 बिलियन के आसपास की वैल्यूएशन थी, अब शायद 1-2-4 बिलियन है, और डूबने के जस्ट पहले वो आईपीओ लाने की कोशिश कर रहा था। आईपीओ हुआ नहीं, कोई विसिल ब्लोअर ने उसकी हालत बता दी, आईपीओ नहीं आ पाया। ये जो सारे आजकल के लोग आईपीओ ला रहे हैं, ये इसलिए ला रहे हैं कि अब इनको कोई और पैसा देना नहीं चाहता, इसलिए ला रहे हैं। माय गॉड, ओके। तो जिसको कोई पैसा नहीं देना चाहता उसको तुम पैसा दे रहे हो। जैसे बाइजूस भी कोशिश कर रहा था, स्नैपडील कोशिश कर रहा था, उसके पहले उनकी प्रॉब्लम्स मीडिया में आ गई, पब्लिक में आ गई, इसलिए दोनों का आईपीओ आ नहीं पाया। लास्टली, अगर मेरी कोई बहुत प्यारी चीज है जिसको मैंने 10, 20, 25 सालों से मेहनत से बनाया है, तो मैं तुमको वो अच्छे प्राइस पे क्यों दे दूंगा? अगर मेरी जमीन है जिसकी कीमत 1 करोड़ है, तो मैं तुमको वो 80 लाख में क्यों दूंगा? मैं तो कोई ब्रोकर और कोई माहौल बनाने वाला बंदा लाऊंगा और बोलूंगा कैसे इसके पीछे एम्स आ रहा है, इसकी कीमत डबल हो जाएगी, और 2 करोड़ में बेचने की कोशिश करूंगा। जो प्रॉपर्टी में काम करते हैं वो यही करते हैं। करेक्ट। बिल्डर और ये वो कि हमारी बिल्डिंग के बाजू में ये बिल्डिंग, सड़क चौड़ी हो जाएगी, गार्डन आ जाएगा, ये मेट्रो आ जी। हाँ यही सब, हाँ दिल्ली में मेट्रो आ जाएगी, यही सब। तो ये जो कंपनियां हैं, इन्होंने 5-5, 10-10, 20-20 करोड़ रुपए पीआर कंपनियों को और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को किस बात के दिए हैं? ताकि हर इन्फ्लुएंसर, हर न्यूज़पेपर, हर मीडिया में इसी आईपीओ की बात हो। तो तुमको बार्गेन कैसे मिल जाएगा? दुनिया के स्मार्टेस्ट फाइनेंशियल माइंड्स मिलके तुमको अमीर बना देंगे, तो होने वाला नहीं है। तो आई थिंक ये पूरा गेम ही इट्स स्टैक्ड अगेंस्ट अ रिटेल इन्वेस्टर। और वो कंपनी आ कहाँ रही है? मार्केट में आ रही है।
और रहने के लिए ही आ रही है, जाने के लिए थोड़ी आ रही है। तो जब आ जाएगी तब ले लेना, तब मार्केट प्राइस डिसाइड करेगा, तब पीआर प्राइस डिसाइड नहीं करेगा। तो जब मार्केट प्राइस डिसाइड करेगा तब ले लेना। तो correct, थोड़े दिन रुक जाओ, हाँ, थोड़े दिन रुक ही जाओ। तो इसलिए आईपीओ की तो आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट, बिल्कुल नहीं। ओके, अगर डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग की बात मैं करूं तो आई थिंक कॉस्ट बहुत, किस इंडस्ट्री में क्या देखना है, बहुत ही इट्स एन आर्ट। तो फिक्स्ड चीज़ें बहुत कम है यहाँ पे, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि कैसी कंपनियों को नहीं लेना है। थिंक Okay. इम्पॉर्टेंट। तो जैसे अगर किसी कंपनी में कर्जा बहुत है तो मैं नहीं लूंगा, और मेरे लिए कर्जे का मतलब बहुत कर्जे का मतलब होता है 1 रुपए। तो अच्छा, 1 रुपए भी कर्जा तो नहीं लेना। मतलब ये मैं थोड़ा सिंप्लीफाई ज्यादा कर रहा हूँ। अगर थोड़ा सा भी मटेरियल कर्जा है, मतलब ऐसा कर्जा है जो उस पे इम्पैक्ट डाल रहा है किसी भी, Okay. थोड़ा सा भी। जैसे मैं अगर उसको ऐसे बोलूं कि आपकी 1,00,000 रुपए की सैलरी है महीने की और आपका 500 रुपए का ईएमआई है, तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, आपने कुछ ले लिया, डिस्काउंट मिल रहा था। लेकिन अगर आपकी 1,00,000 रुपए की सैलरी है और आप पे 10,000 रुपए की भी ईएमआई है और आप एक बिजनेस हो, तो मैं नहीं लूंगा। ये एक मटेरियल इम्पैक्ट है आपकी सैलरी पे, आपके 10% फंड्स आर लॉक्ड इन एन ईएमआई, तो मैं नहीं लूंगा। तो 1 रुपए से मेरा मतलब है कि अगर मटेरियल डेट है, ऐसा डेट है जो कंपनी पे असर डाल रहा है। कई बार क्या होता है कंपनियों पे, कोई कंपनी ऐसी है जो 200 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है, 50 करोड़ का प्रॉफिट करती है, उस पर 1-2 करोड़ का कोई लोन है, कभी बैंक ओवर ड्यू है, कुछ है, वो मैटर नहीं करता। मुझे पता है कि उसके पास बैंक में 50 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, वो मैटर नहीं करता। लेकिन अगर थोड़ा सा भी ऐसा है कि मान लीजिए 20 करोड़ रुपए का सालाना प्रॉफिट है और 20 करोड़ रुपए डेट है, और कंपनी 2-3 करोड़ रुपए ईएमआई पटा रही है, अगर मटेरियल डेट है तो आई विल स्टे अवे। क्योंकि दुनिया में आप दिवालिया कैसे हो सकते हो, एक ही तरीके से हो सकते हो कि आपके ईएमआई है जो आप पटा नहीं रहे। तो जब मार्केट में 5-6 हजार कंपनियां अवेलेबल हैं एंड आई एम स्पॉइल्ड फॉर चॉइस, और मेरे को मेरे पोर्टफोलियो में 20 कंपनियां चाहिए, तो आई एम नॉट फाइंडिंग अ रीजन टू इन्वेस्ट, आई एम फाइंडिंग अ रीजन नॉट टू इन्वेस्ट। मैं तो, हम क्या करते हैं, ये ना थोड़ा कमिटमेंट बायस हो जाता है, जो हम रिलेशनशिप्स में भी करते हैं, कि हमें पता चला कि 4 साल बाद माय बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, माय स्पाउस इज नॉट गुड, और पहला ये ख्याल आता, लेकिन 4 साल हो गए यार, बहुत कमिटमेंट हो गया, बहुत टाइम, अब फिर से किसी से शुरू करूंगा, वो भी ऐसे ही निकला, तो क्या होगा, तो हम उसी के साथ चला लेते हैं। करेक्ट। तो स्टॉक्स में भी ये बहुत होता है कि अगर मैंने कोई कंपनी 10 घंटे एनालाइज कर ली, उसकी 10 एनुअल रिपोर्ट पढ़ ली इधर उधर, तो मैंने शुरू किया था ये ढूंढने के लिए कि इसमें क्या खराबी है, लेकिन अब मैं 10 घंटे उसको दे चुका हूं, तो अब मैं रीजन ढूंढूंगा कि इसमें क्या अच्छा है, क्या अच्छा है। ऐसा बोल रहे हैं तो सही होगा, कर लेता हूं ना। उस कंपनी में भी तो वो प्रॉब्लम थी, उसमें भी तो ये उससे तो अच्छी है। ये बहुत डेंजरस है। यू हैव टू लुक एज अ माइंडसेट इन इन्वेस्टिंग, यू हैव टू लुक फॉर रीजंस कि अच्छा तेरे में ये खराबी है, रिजेक्ट। डू नॉट टॉलरेट एनीथिंग दैट्स बैड। क्यों करूं मैं, मेरे पास 6,000 कंपनियां, आई एम स्पॉइल्ड फॉर चॉइस। मुझे अगर 6,000 में से 20 चाहिए, मेरा टॉलरेंस इज 0। ओके, हाँ, तो आई एम लुकिंग फॉर रेड फ्लैग्स कि कहीं भी कुछ दिखे और मैं तुमको रिजेक्ट करूं। ओके, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इसलिए डेट अगर है तो मैं नहीं करूंगा। नंबर से ज्यादा मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस से बाहर नहीं निकलूंगा। तो अगर उस कंपनी के बिजनेस को मैं इतने अच्छे से नहीं समझता कि मुझे ये भरोसा हो कि कल को मैं भी इसका सीईओ बन के इसको चला सकता हूं, तो मैं उस कंपनी में पैसा नहीं डालूंगा। ओके। तो और इसके कारण मतलब 6,000 में से शायद 5,800 कंपनियां ऐसी हैं जो सिर्फ इसी क्राइटेरिया से रिजेक्ट हो जाती हैं कि मैं उन कंपनियों को नहीं समझता। और ऐसे नहीं कि जैसे लगभग हर इंसान को इस दुनिया में लगता है, इस देश में लगता है कि उन्हें इन्फोसिस क्या करती है और टीसीएस क्या करती है पता है, लेकिन हमें नहीं पता है। नहीं पता। मतलब हम ना एक अम्ब्रेला टर्म बोल देते हैं कि ये आईटी सर्विसेज कंपनियां हैं, लेकिन जब हम इंफॉर्मेशन एज में जब हम आईटी कंपनियों की बात करते हैं, तो दैट्स अनदर लेयर ऑफ शैडो ऑफ द रियल वर्ल्ड। मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे टेक महिंद्रा का सब्सटैंशियल रेवेन्यू टेलीकॉम कंपनियों से आता है। सो इफ यू आर बुलिश ऑन टेलीकॉम,
तो उसका आईटी रिफ्लेक्शन है टेक महिंद्रा। हम्म HCL का सब्सटैंशियल रेवेन्यू क्लाउड एंड हेल्थ केयर से आता है। सो अगर आप इसमें बुलिश हो तो उसका टेक रिफ्लेक्शन है HCL। ओह ओके इन्फोसिस का सब्सटैंशियल रेवेन्यू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आता है। तो कहने को ये हम चारों को क्लब कर देते हैं और चारों को एक स्क्रीन में देखते हैं, किसका पी क्या है, किसका प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, और चारों में जो पसंद आए ले लेते हैं। लेकिन ये चारों का बिजनेस मॉडल एंटायरली डिफरेंट है। इनके क्लाइंट्स, इनकी इंडस्ट्रीज डिफरेंट है। थोड़ा बहुत ओवरलैप होगा लेकिन काफी ओवरलैप नहीं भी है। और हम इनमें ऐसे इन्वेस्ट करते हैं कि आईटी कंपनी आए, हमको आईटी में एक्सपोजर चाहिए था, जिस फंडामेंटली रॉन्ग। तो मैं यही कह रहा हूं कि टीसीएस इन्फोसिस किसी को रियल में नहीं पता होता और हर कोई टीसीएस इन्फोसिस का शेयर लेके बैठा। माय गॉड, ये क्या डीप बात बोली आपने। मतलब ये तो एक आम आदमी जो ज्यादा जानकारी वो यही समझता है हाँ और यही गलती कर रहा है फिर वो। हाँ। ओके सुपर्ब। तो आई थिंक 80% इन्वेस्टिंग इज अबाउट वेदर यू नो द कंपनी यू आर इन्वेस्टिंग इन। जैसे मैं कहता हूं कि इस देश में शायद 100 में से 99 को HUL का बिजनेस मॉडल नहीं पता है। तो हमें लगता है क्या साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट HUL, लेकिन वो HUL का बिजनेस मॉडल नहीं है। अंडरलाइन कोर बिजनेस मॉडल जैसे डोमिनोज इज नॉट पिज्जा, डोमिनोज इज लॉजिस्टिक्स। हाँ हाइपर लोकल लॉजिस्टिक्स। वो उस मॉडल से पिज्जा बेच रहे हैं, इज देयर चॉइस। वो उससे कल को पास्ता भी बेच सकते हैं, बर्गर भी बेच सकते हैं। वो लॉजिस्टिक्स रियल बिजनेस है कि हर 3 किलोमीटर को 20 मिनट में कवर करते हैं। दैट्स द बिजनेस मॉडल। तो आई थिंक हम बहुत सारे बिजनेसेस को, द ओनली रीजन डोमिनोज सेल्स पिज्जा इज नॉट बिकॉज दे वांट टू सेल पिज्जा, दे सेल पिज्जा बिकॉज उस हाइपर लोकल मॉडल में पिज्जा इज अ फूड प्रोडक्ट जिसको बनाना बहुत आसान है। तो जिसको इंस्टीट्यूशनल स्केल में 6000-5000 स्टोर्स में सिमिलर टेस्ट का बनाया जा सकता है। तो क्वालिटी कंट्रोल इज इजियर। इट्स कंसिडर्ड टू बी एन ऑल टाइम स्नैक। बच्चे खा लेते हैं, फैमिलीज खा लेते हैं। इट्स लिंक्ड विद पार्टिंग। पिज्जा एक ऐसी चीज है जिसमें आप उसको हर प्राइस ब्रैकेट में, हर साइज में बेच सकते हो। तो यू कैन केटर टू एवरी इंडियन, 100 रुपए से लेके 1000 रुपए तक। बट वो ना तो दुनिया का सबसे अच्छा पिज्जा बनाते हैं, करेक्ट। उनका पिज्जा इज नॉट फॉर द कस्टमर। उनका पिज्जा इज कि हमारे सप्लाई चेन को क्या सूट करेगा, कैसे हम ऐसा पिज्जा बनाएं जो हम देश के 5000 सेंटर्स में सिमिलर बना सकें, अलग साइज में बना सकें, 20 मिनट में कहीं भी कोने में पहुंचा सकें। सो देयर पिज्जा इज अबाउट दैट, इट्स नॉट अ पिज्जा। तो वी थिंक कि वी अंडरस्टैंड HUL, वी थिंक वी अंडरस्टैंड डोमिनोज, और ये तो मैं सिंपलेस्ट बिजनेसेस की बात कर रहा हूं। लेकिन हम को क्या चाहिए होता है स्टॉक मार्केट में, वो अगली कंपनी बताओ जो चांद पे जाएगी। डोमिनोज तो समझ ले पहले, जिसको 20 साल से खा रहे हैं। तो हम स्टॉक मार्केट में हीरो बनना चाहते हैं। हमको चाहिए एक ऐसी कंपनी जो किसी ने ना सुनी हो। हमको चाहिए एक ऐसी कंपनी जो दुनिया बदल रही हो। लेकिन जो चीजों के बारे में हम पैशनेट हैं, जैसे एक रिटेल इन्वेस्टर के पास क्या एडवांटेज होता है कि अगर कोई बाइकर है, उसको बाइक्स का शौक है, तो उसको पता है कि रॉयल एनफील्ड क्यों बिकती है। वो संडे को रैलीज में जाता है, वो कम्युनिटी में है, वो 4 व्हाट्सएप ग्रुप में है। उसके पास जो रॉयल एनफील्ड का रीजन है ना, वो एक एसी चेंबर में जो एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट बैठ के एनालाइज कर रहा है, उसके पास नहीं है। जो रॉयल एनफील्ड को लेके पैशनेट नहीं है, वो रॉयल एनफील्ड को पिछले 7 सालों से ऐसे एनालाइज कर रहा है। जावा भी आ गई, हार्ले डेविडसन भी आ गई, ट्रायम्फ भी आ गई, अब प्रॉब्लम आई नहीं रही। क्योंकि आप उसको एज अ 2 व्हीलर एनालाइज कर रहे हो। लेकिन वो है एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑफ पीपल हु लाइक ट्रैवलिंग। तो इट्स अ ट्रैवलिंग कम्युनिटी। वो एक फिजिकल सोशल मीडिया है इन अ वे, या वो एक एडवेंचर एंड ट्रैकिंग कंपनी है इन अ वे, डिस्गाइज्ड एज अ 2 व्हीलर। तो वहां पे जो एक बाइकर है हैज एन एडवांटेज ओवर अ फाइनेंशियल एनालिस्ट।
फाइनेंशियल एनालिस्ट विल नेवर फिगर आउट कि रॉयल एनफील्ड बिकती क्यों है। इंजन पुराना है, टेक्नोलॉजी पुरानी है, फीचर्स नहीं है, प्राइस सस्ता नहीं है, बिकती क्यों है। तो इफ वी स्टिक टू आवर एक्सपर्टीज, आवर पैशन या थिंग्स वी कंज्यूम एवरी डे, और हम उन कंपनियों में इन्वेस्ट करें, तो वील बी मोर सक्सेसफुल। सुपर, दिस इज वेरी आई थिंक ग्रेट एंड फ्रेश पर्सपेक्टिव जो आपने दिया। अब ना मैं कुछ बेसिक आपसे सवाल करता हूँ, मतलब अभी बेसिक ही किया मैंने, आपने लेकिन आपने बहुत डीप आंसर दिए हैं, मतलब बहुत जो हर किसी को, मतलब मुझे ऐसा लगता है 99% से ज्यादा लोग इस चीज को बिल्कुल इग्नोर करता है। ओके, जिस तरह से ना कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आल्सो, मतलब हम कुछ जान ही नहीं रहे, मतलब जो हमारे, और आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जो डे टू डे बेसिस पे जिस कंपनी के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो, प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो, आप उसको तो जानो पहले, आप क्या जॉब एनालिसिस में लगे हो जी। बट जैसे क्या होता है कि बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज के वक्त में कोई घर ले रहा है, पहला एक इंसान को, क्योंकि ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन है, ठीक है। एक कोई भी इंसान 15-20 सालों के लिए ऑक्यूपाइड हो जाता है, तो पहला तो किस सैलरी स्ट्रक्चर में उसको घर लेने के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा, कितना प्रोपोर्शन ऑफ द सैलरी शुड गेट इनटू ईएमआई। ये रियल एस्टेट एक ऐसा है कि मैं ना हर 2 साल में पूरा पलट जाता हूँ। अच्छा ओके, अच्छा ओके, हाँ, तो आई हैव हैड अ रोलर कोस्टर ऑफ ओपिनियंस ऑन रियल एस्टेट। ओके, अभी का मेरा ओपिनियन ये है कि अगर, मतलब आई एम इन नीदर कैंप्स, जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग कैंप्स होते हैं कि क्यों लेना है, किराए पे ही रहो, या एक होता है कि लेना चाहिए। आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहां मैं 21 सालों तक किराए के घर में रहा, जहां कभी भी रनिंग वाटर नहीं आता था। तो आई हैव नेवर सीन रनिंग वाटर इन टैप, एक्सेप्ट अगर मैं किसी रिलेटिव के यहाँ जाऊं या होटल में रुकूं, फॉर द फर्स्ट 21 years ऑफ माई लाइफ। तो आई थिंक कमिंग फ्रॉम देयर, मेरे लिए सक्सेस का पैरामीटर वॉज बीइंग एबल टू ओन अ हाउस, ओन अ ऑफिस एंड ऑल ऑफ दैट। तो इनफैक्ट उससे पहले इतना बड़ा ये स्कार हो जाता है आपके माइंड में। जैसे पिछले साल मैं एक शादी में था, तो हम कुछ कॉलेज के दोस्त मिले, और पता नहीं क्यों मेरी एक दोस्त ने, हम ग्रुप बैठे थे 4-5 लोगों से, उसने पूछा व्हाट इज द बिगेस्ट लग्जरी फॉर यू इन लाइफ। एंड ये कि मेरे घर में 21 साल तक रनिंग वाटर नहीं आता था, ये मुझे याद भी नहीं था कभी पिछले 10 सालों में, क्योंकि मेरे लिए वही नॉर्मल था। तो पता नहीं कैसे मुझे उस सेकंड याद आ गया कि यार मेरे घर में ना पानी नहीं रहता था, हमेशा लिमिटेड रहता था। तो आपको पानी हमेशा, हर वो हम बोलते थे 4 मग्गे से ज्यादा मत नहाना, ऐसा। तो मेरी बिगेस्ट लग्जरी है रनिंग वाटर। माय गॉड। तो और फिर मैं अब जब पीछे देखता हूं, तो जैसे अभी भी होटल्स में जब मुझे होता है ना कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूं, तो अब तो घर में रनिंग वाटर है, लेकिन घरों के बाथरूम में क्या होता है कि जैसे मेरे घर में एक छोटा सा इंस्टेंट गीजर है, रायपुर में ज्यादा सर्दी भी नहीं पड़ती। तो होटल्स पे माय बिगेस्ट लग्जरी इज एवरीथिंग अराउंड वाटर। तो जैसे स्विमिंग पूल है, अगर कभी कोई ऐसा होटल में मैं रुक गया जहां बाथटब है, तो मैं पागल हो जाता हूँ। मैं बच्चों जैसे पागल हो जाऊँ। सुपर। और जैसे होटल में कभी आप गिल्ट फ्री नहा लेते हो कि चलो आधा घंटा भी नहा लिया तो नहा लिया। तो आई गेट एक्साइटेड अबाउट शावर। अगर, और ना वैसे तो मुझे ये कीड़ा है घर में कि मैं ठंडे पानी से नहाऊंगा सर्दियों में भी, बिकॉज मुझे थोड़ा डर लगता है कि आदत लग जाएगी गर्म पानी की भी, कंफर्ट की। लेकिन होटल्स में आई लेट इट फ्री कि चलो आज गर्म पानी से नहाते हैं। तो माय डेफिनेशन ऑफ लग्जरी एंड्स एट रनिंग वाटर है, वाईफाई है क्योंकि वो मेरे काम के लिए है, और हो गया, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। घरों के साथ ना, जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि बिकॉज आई केम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जिसमें कभी हम खुद के घर में रहे नहीं थे, तो मैं प्रॉब्लम्स देखता था। जब मकान वाले की मर्जी है, हम अपना सामान बोरिया बिस्तर बांध रहे हैं, घर बदल रहे हैं, तो इनकन्वीनियंस है। एंड देन हमने घर लिया, जैसे रायपुर में घर है और ऑफिस भी है, फिर मैंने काफ़ी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स किए विच आई रिग्रेट नाउ। बट द आंसर टू दिस अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल, एक पहला सवाल उसके पहले ये आता है कि आप अफोर्ड कर सको ना कर सको, बैंक आपको लोन दे ना दे, आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, डिपेंड्स ऑन वन थिंग कि आपके सर्कमस्टांसेस क्या है। सो जैसे
माई मॉम वर्क्स इन अ सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, जो नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है, तो वो 1989 से वहाँ जॉब कर रही हैं। अगले साल उनका रिटायरमेंट है। तो हमें पिछले 30 सालों से पता है कि हमें तो रायपुर में ही रहना है मम्मी के रिटायरमेंट तक। तो इफ योर फैमिली इज इन सच अ सिचुएशन कि आपका कोई नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है, आपको ये भी पता है आप छोड़ने भी नहीं वाले 10 साल 20 साल, या आपका बिजनेस लोकल बिजनेस है, उसी शहर में रह के आपका कोई रेस्टोरेंट है, कैफे है, आपको पता है कि आप 20 साल इसी शहर में रहने वाले हो, 15-20 साल, देन यू शुड सीरियसली थिंक अबाउट बाइंग अ होम। फिर बहुत ज्यादा सेंस बनता है कि जब इसी शहर में रहना है तो अपना आशियाना हो। और क्योंकि फिर आप एक पर्टिकुलर अपने जॉब या बिजनेस के आसपास लेना चाहोगे तो आपका मोहल्ला या एरिया भी मोर और लेस फिक्स्ड है। आप वहां से कंफर्टेबल भी हो, आपके दुकानदार, अड़ोसी पड़ोसी, आपका सर्कल भी एक फिक्स्ड है, तो इट मेक सेंस कि आप वहां घर लेने की सोचो। लेकिन अगर आप आईटी जॉब कर रहे हो, कंसल्टिंग जॉब कर रहे हो, आज दिल्ली हो, आज कल मुंबई हो, बैंगलोर हो, हैदराबाद हो, पुणे हो, आप लाइफ के स्टेज में हो जहां आपको पता नहीं है आप कौन से शहर, राज्य या देश में रहने वाले हो, देन रियल एस्टेट टाइज यू डाउन। फिर नहीं लेना चाहिए। और उन लोगों को शायद कभी नहीं लेना चाहिए, ना लें। कुछ मिस नहीं कर रहे हो आप। तो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन योर लाइफ सर्कमस्टांसेस मोर देन द फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस। हम देखा देखी में ले लेते हैं कि आपकी 25 में नौकरी, 30 में शादी और 35 में घर। ये तो होना ही चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल हो। ये ना हो तो बेटर है, ये गड़बड़ है। फिर जब अगर आप लेने वाली कैटेगरी में हो तो आपको ये ध्यान रखना है और ये क्लियर रखना है माइंड में कि अगर आप रहने के लिए ले रहे हो, और खास करके बड़े शहरों में तो फ्लैट लोगे, बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई में, तो उसमें एक बहुत कम प्रपोर्शन है जो रियल एस्टेट है, बाकी सब तो एक्सपीरियंस है जो डेप्रिशिएट हो जाएगा। तो जैसे 5 स्टार होटल के बाजू में एक नया 5 स्टार होटल खुल जाए तो पिछले वाले का प्राइस 20% कम हो जाता है। पुराने चलते हुए मॉल के सामने उससे बड़ा नया मॉल खुल जाए तो पुराने मॉल से दुकानें खाली हो जाती है। इट्स द सेम विथ रियल एस्टेट। आप सोचोगे कि मैं तो आज लिया हूं, 4 साल बाद पोजेशन मिलेगा, 5 साल बाद मैं बेच दूंगा, 5 साल बाद उससे 20 फ्लोर ऊंची बिल्डिंग उसके बाजू में खड़ी हो जाएगी जो वही बिल्डर ले आएगा। और जब आप बेचने जाओगे तो बिल्डर की सेल्स टीम बोलेगी वो पुराना क्यों ले रहे हो, और आपने उसी से खरीदा था। लेकिन अब वो बोलेगा कि मेरा ही बेटर वाला अवेलेबल है ना, उस प्रोजेक्ट में ना मेरे से ये 4 गलतियां हो गई थी, वो ठीक करके मैंने बेटर बना दिया। करेक्ट। तो यू विल नेवर बी एबल टू सेल इट एट अ प्राइस दैट यू एक्सपेक्ट। मार्केट प्राइस कुछ भी हो, आप बोलते रहोगे कि इस एरिया में ना 2 करोड़ चल रहा है, उसका नया प्रोजेक्ट आया है, वो नए का है ना, और वो 2 करोड़ में इसलिए बेच पा रहा है क्योंकि उसमें बिल्डर ही फाइनेंस करा के भी दे रहा है, बिल्डर साल भर का 3 साल का पेमेंट टाइम भी दे रहा है, कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट टर्म दे रहा है। आप जिसको बेचोगे आप उसको बोलोगे 3 साल में देते रहना। वहां अभी सब कुछ नया नया है, वो सपने भी अच्छे दिखा रहा है, खूब मार्केटिंग भी कर रहा है। आपकी सोसाइटी में अब बिल्डिंग काली पड़ने लगी है, पानी का प्रॉब्लम है, झगड़े होने लगे हैं, आपकी सोसाइटी में तो 2 करोड़ का माल भी 1.5 करोड़ में ही बिकेगा। तो आपको वो रिटर्न मिलने नहीं वाला, और मिलना भी नहीं चाहिए क्योंकि इट्स अगेंस्ट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जो रियल एस्टेट है वो तो जमीन है ना, तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। आपने वो फ्लैट बिल्कुल 1 करोड़ का लिया होगा और जमीन का प्राइस उसमें से 25 लाख रहा होगा, जो 75 लाख हो गया। लेकिन उसके ऊपर जो जो हुआ वो तो सब डेप्रिशिएटिंग है। बिल्डिंग इज डेप्रिशिएटिंग, फर्नीचर, लैंडस्केपिंग, एवरीथिंग इज डेप्रिशिएटिंग। तो आपके 1 करोड़ में एप्रिशिएटिंग तो 25 लाख ही था, वो हो रहा है एप्रिशिएट। लेकिन आप देख रहे हो कि मेरा 1 करोड़ एप्रिशिएट नहीं हो रहा। 1 करोड़ में तो 75 लाख कार थी, डेप्रिशिएटिंग था, तो वो नहीं होगा। तो अगर आप रहने के लिए ले रहे हो और ये कैलकुलेशन आपको पता है कि इसमें कितना डेप्रिशिएटिंग है, कितना एप्रिशिएटिंग है, फिर भी आप लेना चाहते हो बिकॉज दैट लाइफस्टाइल यू वांट टू लिव, और आप 20 साल यहीं रहने वाले हो, तो ले लो। लेकिन रिटर्न्स के लिए मत लेना। रिटर्न के लिए लेना है तो जमीन लेना चाहिए। रियल एस्टेट मतलब जमीन, रिटर्न तो उसी में मिलेगा। सुपर। ओके। और किस हद तक उसका सैलरी का प्रोपोर्शन जाना चाहिए? ईएमआई का 30-35% से ऊपर नहीं होना चाहिए। ओके। ओके। व्हाट गोज विद द कार? कितना, मतलब आजकल लोग
क्योंकि हम तो दिल्ली वाले हैं, दिल्ली एनसीआर वाले तो यहाँ तो हाँ अब दिखाना ज्यादा पड़ता है, ये दिखाते ज्यादा लोग हैं, है ना? हाँ। तो बट व्हाट इज द राइट प्रोपोर्शन ऑफ सैलरी वर्सेस बजट ऑफ योर कार और ईएमआई ऑफ अ कार? हाँ, तो कार्स को लेके मेरे पास मतलब मुझे ऐसा रूल ऑफ थंब याद नहीं है कि ईएमआई का कितना होना चाहिए। आई एम श्योर 30-35% अगर घर में हो गया और आपकी टोटल ईएमआईज आपकी सैलरी का 50% से ऊपर तो होनी ही नहीं चाहिए, तो कार के लिए 10% से ऊपर बचेगा नहीं। तो बाय लॉजिक ऑफ डिडक्शन मैं ये बोल रहा हूँ कि 10%, लेकिन अगर आपके पास और कोई ईएमआईज नहीं है तो थोड़ा ज़्यादा कर लेना। बट मोर देन दैट मुझे इंडिया के थोड़े बाइंग पैटर्न से प्रॉब्लम है। ओके। घर में है 3 लोग, 2 लोग, कार है 7 सीटर बड़ी तो किसके लिए पता नहीं, मोहल्ले के लिए। तो आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। अभी तो फिर भी जीएसटी थोड़े बहुत कम हुए हैं, लेकिन अभी भी मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो जो बड़ी कार्स हैं, अगर मैं अभी सिर्फ पेट्रोल कार्स की बात करूं तो ऐसी कार जो 4 मीटर से लंबी या जिनका पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से ज्यादा है, उस पे अब जीएसटी कट्स के बाद 40% का जीएसटी लगता है, और जो छोटी कार्स हैं उन पे 18% का लगता है। अब इसका मैं आपको फर्क बताता हूं कि इससे क्या होता है। हम 2 कार लेते हैं, एक अपन लेते हैं महिंद्रा की XUV 3XO या टाटा नेक्सॉन, ठीक है, या हुंडई वेन्यू, और एक हम लेते हैं क्रेटा। दोनों में 5 ही लोगों ने बैठ पाना है। बहुत ज्यादा फर्क है भी नहीं कि लेग रूम में बहुत ही फर्क है। आप ब्रेजा एक्सयूवी या नेक्सॉन में बैठो तो भी ठीक गाड़ियां हैं, या बलेनो में i20 में बैठो, करेक्ट, तो कोई स्पेस का प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये जो छोटी गाड़ियां मैं बात कर रहा हूं 4 मीटर से जस्ट छोटी, अब होता क्या है, ये टैक्सेशन ऐसा है, तो मैन्युफैक्चरर्स ने क्या किया है, 4 मीटर से छोटी मतलब ये गाड़ियां 3.99 मीटर्स होती हैं। हाँ राइट। अब इस पे अपन अभी लोकल आरटीओ इंश्योरेंस वगैरह को भूल जाते हैं। अगर कार का प्राइस है 10 लाख रुपए तो इस पे जीएसटी अब लगना है 18%। हम सिंप्लिसिटी के लिए 20% मानते हैं, यानी 10 लाख की गाड़ी 12 लाख रुपए हो जाएगी। करेक्ट है। लेकिन आपको चाहिए क्रेटा कम से कम, क्रेटा हैरियर तो चाहिए ही, नहीं तो फॉर्च्यूनर। अब इन गाड़ियों में क्या होता है, अगर एक तो क्रेटा का प्राइस थोड़ा पहले ही ज्यादा रहेगा, वो 15 लाख की रहेगी, और 15 लाख पे अगर 20% का टैक्सेशन होता तो आपको वो गाड़ी 18 लाख की पड़ जाती। करेक्ट, यानी छोटी गाड़ी में आपने 2 लाख टैक्स दिया, यहां पे आप 3 लाख टैक्स दे रहे हो, लेकिन इस पे टैक्स है 40%, यानी 15 लाख पे आप 6 लाख टैक्स दे रहे हो। तो ये गाड़ी हो गई 21 लाख, और डबल प्राइस हो गया उससे। तो आप सोचो ब्रेजा में हालांकि टैक्स ज्यादा लग रहा है क्योंकि उनका इंजन बड़ा है, लेकिन अगर ब्रेजा में बलेनो वाला इंजन लग जाए, जैसे फ्रॉन्क्स की बात कर लूं मैं, वो इंजन अगर लग जाए तो 10 लाख की ब्रेजा आपको पड़ेगी 12 लाख की। नेक्सॉन में वैसे ही है, 3XO में ऐसे ही है, और क्रेटा जो 15 की थी वो आपको पड़ रही है 21 लाख की। प्राइस हो गया 80% ज्यादा, 12 से 21 हो गया। एक गाड़ी है 3.99 मीटर्स, एक गाड़ी है 4.2 मीटर 0.2 मीटर का फर्क पड़ गया। फीचर्स की दोनों में कोई कमी नहीं है, करेक्ट, सब में लगभग वही चीजें हैं, लेकिन वो जो 0.2 मीटर लंबी हो गई, थोड़ी ऊंची थोड़ी चौड़ी, उससे हमारा ईगो और हमारा रोड प्रेजेंस बढ़ जाता है। ईगो रोड प्रेजेंस, सुपर। तो वाह वाह, उसके हम 9 लाख रुपए दे रहे हैं, और हमारा इसी बात से ईगो बढ़ गया है कि हमने 9 लाख महंगी गाड़ी ले ली है, सिर्फ टैक्स दे के आया है भाई, वो गाड़ी 15 की थी। अच्छा, और किसी चीज में हमारा ईगो नहीं बढ़ेगा अगर हम 15 लाख की चीज के 21 लाख देंगे फालतू के। गाड़ी में हमें बहुत खुशी मिलती है, फॉर्च्यूनर मैंने 60 लाख की ले ली, माय गॉड, उसमें 20 लाख से ऊपर का टैक्स है। तो आई एम ऑल ओके कि आपको 20,000 का फोन ना लेके 80,000 का आईफोन लेना है, क्योंकि दोनों में 18% का टैक्स है। आपको उसकी वैल्यू भी मिलेगी जो आप पे कर रहे हो, अगर आपको लगता है तो। यहां पे तो वैल्यू ही नहीं मिल रही। गाड़ी में तो जीएसटी बेनिफिट भी नहीं मिलता है।
जीएसटी बेनिफिट भी नहीं मिलता, डिप्रिशिएट हाँ। कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा हाँ। और कोई रीइंबर्समेंट नहीं मिलेगा जीएसटी का। तो आप तो सिर्फ ज्यादा टैक्स दे के आ गए हो, ज्यादा फीचर भी नहीं ले पाए। इसीलिए जैसे मेरे पास एक फीगो है एंड मैं सोचता हूं मैं अगली गाड़ी अमेज लूंगा शायद। मैं 4 मीटर के ऊपर नहीं जाऊंगा। और अगर किसी को 4 मीटर के ऊपर जाना है तो फिर 3 रो वाली गाड़ी लेनी चाहिए कि आपका परिवार बड़ा है। तो फिर अर्टिगा इनोवा ले लो कि चलो बड़ा परिवार है, सबको साथ जाना होता है। 4 मीटर से बड़ी वाली 5 सीटर गाड़ी मेरी समझ के बाहर है। ओह, ट्रू। और वही सबसे ज्यादा बिकती है। करेक्ट। तो ये बहुत अजीब बात है कि जो सबसे इलॉजिकल है इंडिया में, जो कार, वो सबसे ज्यादा बिकती है। तो हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि आई थिंक बहुत सारे लोग इस पार्ट को इग्नोर भी करते हैं। लोगों को पता नहीं होता कि ये महंगी है तो इसमें 40% टैक्स चल रहा है। अरे ये मुझे बहुत पहले, मतलब ये जो आपने एक्सप्लेन किया ना, ये मुझे शायद अभी कुछ ही सालों पहले पता चला। उससे पहले मुझे पता ही नहीं था। मतलब डेफिनेटली नॉट, जब मैंने इनिशियली 2-3 गाड़ियां खरीदी मुझे नहीं पता था ये। अभी पता चला, मतलब 2-3 साल पहले कि भाई ये जो मीटर का फर्क पड़ता है, टैक्सेशन का कुछ और इतना फर्क पड़ जाए, इतना फर्क पड़ रहा है। और ये तो और भी नहीं पता था कि 18 वर्सेस 40 है। हाँ, ये तो इतना बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा। हाँ, मतलब वो आपने वो सही बोला कि वो तो आपकी ईगो और रोड प्रेजेंस। बट इट इज गुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मुझे आप अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए, आई एम श्योर यू रीड लॉट ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट कंपनी रिपोर्ट्स, नहीं ओके, तो आपकी सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है जो आज आप इस बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है? डू यू रीड बुक्स और क्या? तो मैंने फाइनेंस किताबें बहुत पढ़ी हैं कुछ साल पहले तक। इन्वेस्टिंग फाइनेंस इज ऑल आई रेड कुछ साल पहले तक। बट होता क्या है ना कि अगर मैंने, मान लीजिए, और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मुझे बहुत आ गया है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे दूसरी फील्ड्स का कुछ भी नहीं आता है, तो एक एडवांटेज है। मान लीजिए मैंने 10 किताबें हिस्ट्री की पढ़ ली हैं, इंडियन हिस्ट्री की 10 किताबें पढ़ ली हैं। वो 10 पढ़ने के बाद भी मैं हिस्ट्री का 10% भी नहीं जान पाऊंगा। लेकिन जब मैं 11वीं किताब पढ़ूंगा तो मेरे दिमाग को बार बार रेपिटेशंस मिलेंगे जो मैंने पिछली 10 किताबों में पढ़ा है। करेक्ट है। तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रीडिंग द 11th बुक ऑन द सेम सब्जेक्ट इज लेस देन माई रीडिंग ऑफ माई फर्स्ट फिजिक्स बुक। उसमें मुझे सब कुछ नया मिलेगा। तो उसमें मुझे 100% नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। तो मेरे लिए वो ज्यादा मजेदार एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि मेरे लिए ना ये बहुत जरूरी है कि मैं किताबों से बोर ना हूं। अगर मैं बोर हूंगा तो मैं छोड़ दूंगा। और अगर मैं सेम सब्जेक्ट पढ़ूंगा उसमें से कुछ चीजें मुझे आती हैं तो मुझे लगेगा ये तो मुझे आता है, मैं बोर हो रहा हूं, तो मैं पढ़ना ही छोड़ दूंगा। तो मैं आई लाइक मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग। मेरे को ना उसको, हर चीज को जिंदगी से कनेक्ट नहीं करना होता। मैं पढ़ना सिर्फ पढ़ने के लिए क्यों नहीं कर सकता? जैसे फिक्शन हम पढ़ते हैं, पढ़ा, मजे लिए, खत्म हो गया। तो मुझे किताबें वैसे पढ़ने में मजा आता है कि मेरा कोई एम नहीं है। और मैं ना ऐसी, जैसे मुझे बिल्कुल जो नहीं पसंद है किताबें, वो ऐसी नैरो किताबें पसंद है जो कि हाउ टू सेंड बेटर ईमेल्स, ओके, हाउ टू क्रिएट कंटेंट दैट गोज वायरल। आई थिंक ये सारी किताबें हमको बेवकूफ बनाती हैं। ऐसा चलता नहीं है लाइफ कि मैंने हर चीज को घुट्टी बना दिया, इसको पीसो पियो और बस हो गया। तो आई थिंक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच बहुत जरूरी है कि क्या मैं कभी एज एन इकोनॉमिस्ट, कभी एज अ साइंटिस्ट, कभी एज अ सोशलिस्ट, क्या मैं अलग, कभी मैं कैपिटलिस्ट, कभी मैं कम्युनिस्ट, कभी मैं पॉलिटिकल थिंकर, क्या मैं अलग अलग मेंटल मॉडल्स ला सकता हूं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में? क्या मेरे टूल किट में अलग अलग टूल्स हैं टू डील विथ अलग अलग प्रॉब्लम्स? एक कहावत है कि टू अ मैन विथ अ हैमर एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल। और ये मैं घरों में बहुत देखता हूं आसपास कि अगर कोई डॉक्टर है तो उसको घर में हर जगह बीमारी दिख रही होती। कोई सीए है तो उसको टैक्सेस दिख रहे होते हैं, लॉयर है तो लॉयर प्रॉब्लम दिख रहा होता है। हम हमारा प्रोफेशनल मेंटल मॉडल थोड़ा ओवर यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास वही मेंटल मॉडल है और मेंटल मॉडल है नहीं। तो आई रीड एनीथिंग दैट आई गेट, जो मुझे मजा है। और मेरे को अगर मजा नहीं आया तो मैं 20 पन्नों के बाद बंद भी कर देता हूं। तो मुझे कोई शौक नहीं है कोई किताब को कंप्लीट करने का।
मैं रोज पढ़ता हूँ कुछ ना कुछ, क्योंकि इट्स फन, मुझे मजा आता है। हम्म। तो जैसे फिक्शन ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत फिक्शन भी पढ़ता हूँ। मिच एल्बम का फिक्शन मुझे बहुत पसंद है, मैं उनकी हर नई किताब का इंतजार करता हूँ। जेसन फ्राइड को जैसे सोशल मीडिया में या पॉडकास्ट में जो मैं एक इंसान के ट्वीट्स और पॉडकास्ट और राइटिंग्स फॉलो करता हूँ, वो है जेसन फ्राइड। तो वो बेस कैंप के फाउंडर हैं। आई रियली लव हाउ क्लियर ही इज, तो उनको पढ़ लेता हूँ। इन्वेस्टिंग में मुझे गाय स्पियर को पढ़ना बहुत पसंद है, तो अगर वो कभी कुछ लिखते हैं तो वो पढ़ लेता हूँ। बट जिस अगेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं क्या नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि अगर मैं वो सब नहीं पढ़ूंगा तो जो भी मैं पढ़ूंगा वो अच्छा ही रहेगा। तो जैसे मैं कोई न्यूज़ नहीं देखता हूँ, मैं कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ, मुझे करंट इवेंट्स के बारे में बिल्कुल ही पता नहीं होता। और मुझे लगता है कि जो पता चलना ज़रूरी है वो इतना वायरल होता है कि वैसे ही आपको पता चल जाएगा। जैसे ये जीएसटी वाला, मैंने ज़रूर बोला कि मैं एक बार फ़ोन करके कंफर्म कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को रफली पता था, क्योंकि ये इतना वायरल हुआ था और इतनी ज़रूरी चीज़ थी कि पता चल ही जाएगा। अब जैसे कुछ अनफॉर्चुनेट भी बहुत बड़ा हो जाए, जैसे पहलगाम हुआ, फिर इंडिया पाकिस्तान क्लैश हुआ, तो वो मुझे बिना न्यूज़ के भी पता चल ही जाएगा। आई कैन नॉट अवॉइड इट। तो जब मुझे ज़रूरी चीज़ें पता चली जानी है तो मैं क्यों पढ़ रहा हूँ फालतू की चीज़ें? और खास करके मैं वो चीज़ क्यों पढ़ूं जिसका कल ही कोई यूज़ नहीं रहेगा? मोस्ट न्यूज़ का वो सुबह से रात में बासी हो जाती है। करेक्ट। तो मैं वो क्यों पढूं? तो आई थिंक मैं कोई मैगजीन नहीं पढ़ता, मैं कोई न्यूज़ वेबसाइट्स, कोई सब्सक्रिप्शन, कोई कंटेंट, मैं कुछ भी न्यूज़ रिलेटेड नहीं पढ़ता। और मेरा एक थॉट है ऑन बुक्स, फिक्शन छोड़ के। फिक्शन में तो जो नई कहानी आए मज़ा आ जाता है, अगर अच्छी है तो ऑथर अच्छा है। बट अगर मैं कुछ सीखने के लिए कुछ पढ़ रहा हूँ तो आई विल नेवर रीड न्यू बुक्स। ओके। तो जैसे अगर कोई नई किताब आई है जो बहुत अच्छी है और जिसको हर कोई पढ़ रहा है, तो आई विल अवॉइड इट। जैसे एक जो मैंने ऐसी किताब पढ़ी है ना, आई लव्ड, जो वायरल थी, वो एटॉमिक हैबिट्स थी और मुझे सच में अच्छी लगी। आई लर्नड अ लॉट। बट मोस्टली अगर किसी किताब में नेशनल बेस्टसेलर लिखा है और वो पिछले 5 साल में आई है, तो मुझे नहीं पढ़नी वो किताब, क्योंकि वो पसंद आने के लिए लिखी गई है, तो मुझे नहीं पढ़नी। आपके पर्सपेक्टिव बहुत अलग है। वेरी गुड, वेरी इंप्रेसिव ऑल्सो। ओके। अब वो आई थिंक वो समझ में भी आ रहा है कि आप जिस तरह से हर चीज ठहराव से एक्सप्रेस कर रहे हैं, मुझे लगता है आपकी जिंदगी में भी उतना ही ठहराव है। पता नहीं इन अच्छा इन है, एरियाज पता ऑफ लग लाइफ। रहा है। हाँ, अच्छी चल रही है जिंदगी। मतलब वो नहीं है, मतलब हमारा जो हमने मन पर थोड़ा, जैसे आपने कहा ना कि मैं चाय कॉफी इसलिए नहीं पीता क्योंकि मुझे लत न लग जाए। ये कंट्रोल, ये लत ना लग जाए इसकी वजह से आप नहीं पी रहे हो, ये बड़ा कंट्रोल है जो आप ऑलरेडी कर रहे हो। तो तो बिना पिए तो कंट्रोल आसान है ना पर। आसान है इसलिए, जैसे कभी कभी कोल्ड कॉफी पी लेता हूँ मैं, बट हाँ वैसे नहीं। सुबह 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 अब मैंने ना, वैसे तो मैंने बहुत सारी मेहनत की थी अच्छा, बहुत सारे सवालों को लिखने की, लेकिन ये आई थिंक हमने बहुत सारे कवर कर लिए। लेकिन मैंने कुछ रैपिड फायर राउंड, ठीक है, ये है, ठीक। ये मेहनत मैं खराब नहीं करना चाहता हाँ आपकी। कुछ नहीं, मतलब आपको जो पूछना है। अगर आपको एक चीज चूज करनी पड़े, स्टॉक, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड, क्या चूज करेंगे आप? इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड, ओके। आपका पहला इन्वेस्टमेंट क्या था और उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? तो पहले कुछ दिन तो मुझे ध्यान है कि मैं, मतलब जब मैं सीख गया था तो क्या था कि मेरा पैन कार्ड नहीं बना था। अच्छा, ओके। हाँ, पैन कार्ड नहीं था, बैंक अकाउंट नहीं था। और तब ना 10-12 साल पहले ऐसे इंस्टेंट कुछ होता नहीं था। हाँ। पहले पैन कार्ड बन रहा है महीनों, फिर डीमैट अकाउंट, मुझे याद है 32 पेज की बुकलेट थी जिसमें मैंने 36 साइन किए थे, तो बहुत महीनों। तो मैंने पहले कुछ स्टॉक्स ना मेरे दोस्त के अकाउंट में डलवाए थे, उसका जल्दी, उसका पैन कार्ड बना हुआ था तो उसका टाइम कम लगा। बट पहले दिन आई थिंक मैं और मेरे दोस्त बैठे थे उसके अकाउंट में, हमने कुछ 3-4 शेयर खरीदे थे। एक टीवीएस था जो बहुत अच्छा चला था, तो वो मुझे अच्छे से याद है। एक क्रॉम्पटन ग्रीव्स था, पहला पंच जो था वो क्रॉम्पटन ग्रीव्स था। टीवीएस था, 2-3 और थे जो कंपनियां डूब गई हैं। ज्यादा तो जीरो हुए थे। एक टीवीएस ही चला था, जो चला वो बहुत अच्छा चला। उसके साल भर तक पहले ऑर्डर में भी जो 4-5 कंपनियां थी उसमें से 4 खराब थी, एक अच्छी थी और एक
ठीक ठाक थी, 3 डूबी। और अगले साल तो मैंने जितनी कंपनियां ली, मैं आपको नाम बताता हूँ, किंगफिशर एयरलाइंस, 0, मतलब ऐसा भी नहीं हुआ उसके बाद कि मेरी कंपनियों ने बुरा किया हो, वो सीधा 0 होती थी। बल्कि तब तो मैं बिजनेस नहीं जानता था, आज तो मैं कंपनियों को ब्लैकमेल करता, मेरे को पैसे दो नहीं तो मैं शेयर ले लूंगा, तो एंड विल गो बैंकरप्ट। बहुत खराब ट्रैक रिकॉर्ड था मेरा, अच्छा, पर ऐसे ध्यान नहीं है। और ओके, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए कोई गोल्डन रूल? डीमैट ऐप को अनइंस्टॉल कर दो। ओके Yeah. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फिक्स डिपॉजिट या एसआईपी? नहीं, पहले तो फिक्स डिपॉजिट, बेसिक्स पहले फिक्स डिपॉजिट। ओके, मतलब अगर मैं दोनों में से कोई एक ही कर सकता हूँ तो आई चूज फिक्स डिपॉजिट। दोनों करना चाहिए, बट अगर 2 में से एक तो फिक्स डिपॉजिट। ओके। और जब तक बचाओगे नहीं तो इन्वेस्ट नहीं होगा। एक बार आपने एसआईपी नहीं ही किया और सिर्फ एफडी करते रहे तो जिंदगी चल जाएगी, वेल्थ कम क्रिएट होगी, लेकिन एफडी ही नहीं है, नहीं नहीं नहीं, डेंजरस। हाँ हाँ, आई प्रेफर एफडी। मैं बहुत कम लोग ये बोलते हैं जो आप बोल रहे हो। बेसिक्स पहले। सुपर्ब सुपर्ब। ओके, I'll take this as advice, personal advice. ओके। Wow, very good, thank you. हाँ, क्रेडिट कार्ड रखें या अवॉइड करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए ना? Any 2-3 financial books which you want to suggest to people? मेरी फेवरेट है द एजुकेशन ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर बाय गाय स्पियर। Fantastic. अगर कोई बिल्कुल ही शुरू कर रहा है तो लर्न टू अर्न बाय पीटर लिंच। बहुत अमेजिंग। अगर अच्छा पर्सपेक्टिव चाहिए और इकोनॉमिक्स पे, साइकोलॉजी पे एक होलिस्टिक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बाय हार्वर्ड मार्क्स। The most important thing by हार्वर्ड मार्क्स। Howard Marks. Okay, ये मैंने नहीं पढ़ी है। Wow. Okay, okay, fantastic. Thank you. एक मनी मिस्टेक जो आप दोबारा कभी रिपीट नहीं करेंगे? रियल एस्टेट। ओके 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 ओके। अगर आपको अचानक से लमसम 20-25 लाख रुपए मिला तो उसे आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? मेरे पास कोई यूज नहीं है। जो मेरे शेयर्स में से ठीक लग रहा होगा, या तो वो, या तो म्यूचुअल फंड, या अकाउंट में पड़ा रहेगा। अच्छा, ओके ओके। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, मनी एजुकेशन, पैसों के बारे में एजुकेशन, या मनी माइंडसेट? एजुकेशन। एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, आई थिंक द एंटायर डिस्कशन जो आज हुआ, मतलब आई रियली वांट टू, मेरा पहली बार ऐसे किसी से इतना ग्राउंड लेवल पे बात हुई है। ओके। एंड द बेस्ट थिंग विच आई रियली लाइक्ड अबाउट यू इज कि वो दिख रहा है दैट कि योर कनेक्शन विद लॉट ऑफ, आई बिलीव, रूट्स, एंड योर डिसकनेक्शन विद लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, वो साफ झलक रहा है मुझे। ओके। और ये बहुत, और आपकी जो पर्सपेक्टिव भी है ना, वो बहुत अलग है। मतलब नॉर्मली कुछ ओरिजिनल नहीं है सर, सब पढ़ के है। बट देखिए, सभी लोग जानते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं। हमने भी कुछ जी मनी पर, पैसों पर पॉडकास्ट किए हैं, जी। फाइनेंस जी। एक्सपर्ट आए, बट किसी ने ना इस तरह से एक्सप्रेस नहीं किया अपने आप को। एंड आई बिलीव दैट, आई रियली अप्रिशिएट दैट। मतलब सच में आपका स्किल है सर। मुझे बहुत मजा आया। मुझे भी। और टाइम पता नहीं चला। टाइम पता नहीं चला, सबसे बड़ा टाइम ही नहीं पता चला। दैट्स द साइन। और मैंने बताया ना कि मैं तो 4-5 पेजेस का कुछ लाया था, और एंड में मैंने फाइनली एक इस्तेमाल भी कर लिया। चलो लेकिन जितना भी आपने एक्सप्रेस किया फ्रॉम योर जर्नी, आपने, एंड यू आर सो कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट योर ओन फेलियर्स ऑल्सो। आपने कहाँ समझा, क्या समझने की कोशिश की, कहाँ ठीक नहीं हुआ। एंड मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी एनीबडी who's an एजुकेटर, लोगों को जो सिखा रहा है। वरना इट्स मोर ऑफ कि यार लोग ना बस अब एक बार मुझे सुन ले, बस आ जाए, बस मैं इकट्ठे हो जाए, महान, मैं कितना महान हूँ। आई थिंक सर, मैं उनको भी ब्लेम नहीं करूंगा। आई थिंक क्या होता है, जब शायद करियर की शुरुआत में ज्यादा ये होता है, ज्यादा जरूरी होता है कि जब तक आप मैं नहीं करोगे तो लोग सुनेंगे नहीं शायद। आई डोंट नो। और मैंने मुझ में ये ऑर्गेनिकली कम होते हुए अपने आप ही देखा। ओके। मतलब कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट नहीं था, बट आई जस्ट फील कि अभी मुझे मैं नहीं करना।
और वो धीरे धीरे हुआ। हम्म। हो सकता है मैं किसी को ब्लेम करूं से बेटर है कि मैं थोड़ी ज्यादा प्रिविलेज्ड पोजीशन में आ गया हूं कि मुझे करने की जरूरत नहीं है। शायद करने की जरूरत हो तो फिर से करूं, आई डोंट नो। तो ये भी हो सकता है आप अपनी पोजीशन का फायदा उठा के दूसरों को बुरा बोल सकते, वो भी हो सकता है। सो आई डोंट नो कैसा है। बट इट वाज लवली कनेक्टिंग विद यू टुडे। थैंक यू। और मुझे मतलब ऐसे तो आई डोंट नो मैं क्या बोल रहा हूँ, बट बहुत आई कुड गेट योर वाइब्रेशन ऑफ वेरी जेन्युइन पर्सन। थैंक यू, हो। बस ये जरूरी है सर। ये जरूर, या हाँ। करेक्ट करेक्ट Thank you, करेक्ट sir. करेक्ट। थैंक मुझे भी बहुत मजा आया, ऐसा लगा नहीं कि पहली बार मिले हैं। हाँ। सो या थैंक यू सो मच। सो जितने भी लोग आई एम श्योर पॉडकास्ट देख रहे होंगे, सभी ने वो फील किया होगा जो मैंने महसूस किया। एंड आई एम श्योर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर कुछ ऐसा मिला आज आपको इस पॉडकास्ट में जो आप अपनी लाइफ में भी, रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप किसी भी माध्यम से प्रांजल जी से कनेक्ट करना चाहते हैं, मैं उनका डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल, यूट्यूब लिंक तो बहुत लोग फॉलो करते हैं, आई एम श्योर आप उन्हें फॉलो करते होंगे, पर नहीं कर रहे तो कर लेना। ताकि मैंने हमेशा ये जाना है कि पैसे वो इंसान ज़्यादा कमाता है जो जानकारी भी रखता है, जो चीज़ जहाँ पर भी वो पैसे डालना चाह रहा है उसको थोड़ा सोच समझ के डाल रहा है, तो वो डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कीजिएगा। और इंस्टाग्राम पर शायद आप ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, मतलब मैं यूज नहीं करता हूँ, यूज़ नहीं पर करते, हाँ बट कंटेंट भी यूट्यूब पे ही सब मिल जाता है। सारा यूट्यूब पर सब हमें मिल मिल जाता है, जाता तो है। यूट्यूब पर आप फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, तो मैं सर को बोलूंगा, इनकी टीम को बोलूंगा, वो रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच भाई, Thank you, एंड sir. इट वाज Thank you. प्रिविलेज कनेक्टिंग विद यू एंड विश टू सी यू सून। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।